एवरीवन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है आज के इस वीडियो में। देखिए, मैंने पहले अभी कुछ दिन पहले एक प्रैक्टिस सेट डाला था, प्रीवियस ईयर पेपर डाला था जो 2019 में जो पेपर हुआ था यूपी पुलिस कांस्टेबल का 28 जनवरी का पेपर मैंने सोल्व कराया था। और उसके बाद में अब मैं 27 जनवरी 2019 में जो पेपर हुआ था उसे सोल्व कराऊंगा। अगर आपने वो पेपर नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने डाल दिया है, उस पेपर को देख लेना। और देखिए, इसमें कितने क्वेश्चन आते हैं आप सभी को पता है, 150 क्वेश्चन आते हैं। 150 क्वेश्चनों का सोल्यूशन मैं अब यहाँ पर कराने वाला हूँ। चलिए, आज का हमारा ये 27 जनवरी 2019 का जो प्रश्न पत्र है, भाग एक में सामान्य ज्ञान है। सामान्य ज्ञान के पहले क्वेश्चन आएंगे। तो पहला क्वेश्चन है सामान्य ज्ञान का कि विश्व बैंक की उद्योग सहजता सूचकांक 2018 की सूची में भारत का कौन सा स्थान है। ये उस टाइम का करंट का क्वेश्चन है। वैसे मैं करा देता हूँ, पर ये करंट का क्वेश्चन है, जो नई करंट आएगी वे जो यूपी पुलिस में आएगा, पर मैं इसे करा देता हूँ। तो इसमें चार ऑप्शन थे कि 50 हुआ, 150 हुआ, 200 हुआ या 100 हुआ। यहाँ पर चार ऑप्शन है। तो इसका जो राइट आंसर था, जो बोर्ड ने दिया था, 200वां स्थान था भारत का। दूसरा क्वेश्चन था कि ईस्ट अफ्रीकन कैंपेन में भारत सैनिकों के बलिदान के सम्मान में एनडीए के प्रशासनिक मुख्यालय ब्लॉक नाम दिया गया था। यानी कि कौन सा ब्लॉक जो नाम दिया गया था उसे, केन्या दिया गया था या तंजानिया या सूडान या युगांडा। चार ऑप्शन है, हर क्वेश्चन में आपको चार ऑप्शन मिलेंगे। तो इसका जो राइट आंसर था सूडान, सूडान था। इसके बाद में हमारा तीसरा क्वेश्चन चलता है जीके का। जीके यूपी जीके सभी इसमें मिक्स मिलेंगी। और ये जो पीडीएफ है मैं टेलीग्राम ग्रुप पर डाल दूंगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। वहां से आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी, इसके सॉल्यूशन भी इस पीडीएफ में मिलेंगे। ठीक है, अब देखते हैं T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 51 गेंदों में 103 रन बनाने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी। यहाँ पर एक क्वेश्चन है कि T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 51 गेंदों में 103 रन बनाने वाली सबसे पहली भारतीय महिला कौन थी। इसके ऑप्शन है अंजलि भागवत, हरमनप्रीत कौर, अंजू बॉबी जॉर्ज, अनुराधा बिस्वाल। और ये क्वेश्चन है ना, आप इन्हें रिपीट करते रहिए, तो इनमें से 10% क्वेश्चन तो आपको इनमें से मिल जाएंगे। और इसका जो राइट आंसर था हरमनप्रीत कौर थी, जिन्होंने 51 गेंदों में 103 रन बनाए थे। निम्नलिखित में से कौन सा अंग अप्रयुक्त या क्षतिग्रस्त जो बिंबाणु होते हैं उन्हें हटाने में सक्षम है। ऐसा कौन सा अंग है। तो यहाँ पर भी इसमें चार ऑप्शन है, अवटु ग्रंथि, अग्नाशय, तिल्ली या अस्थि मज्जा। तो जो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, क्या आ जाएगा, अग्नाशय। अग्नाशय है जो क्षतिग्रस्त बिंबाणुओं को जो हटाने का काम करता है। पांचवा क्वेश्चन है मिश्र धातु में गुलाब सोने में सोने के अलावा अन्य कौन सी धातु शामिल है। देखिए, मिश्र धातु जैसे गुलाब है, और सोने कौन सी धातु इसमें शामिल है, प्लेटिनम है, चांदी है या क्रोमियम है या तांबा है। तो चार ऑप्शन है, तो इसका जो राइट आंसर है तांबा इसमें शामिल है। उसके बाद में चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, छठे क्वेश्चन की ओर। छठा क्वेश्चन हमारा कुछ इस प्रकार से है कि मोनोमर और कैप्रोलैक्टम किस बहुलक को प्राप्त करने के लिए बहुलीकरण किया जाता है। चार ऑप्शन यहाँ पर भी मिलेंगे, टेफ्लॉन, नायलॉन, बैकलाइट, केवलर। यहाँ चार ऑप्शन मिलेंगे, चारों में से आपको चूज करना है कौन सा ऑप्शन है। इसका नायलॉन 6 है राइट आंसर। देखिए, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है यूपी पुलिस कांस्टेबल की दृष्टि से, अन्य एग्जाम की दृष्टि से, एसएससी भी इन क्वेश्चंस को पूछी जाती है। शक्ति की भौतिक मात्रा की विमा क्या है। शक्ति की भौतिक मात्रा की विमा हमें इसमें बतानी है। तो इसमें भी चार ऑप्शन है, और विमा निकालने का आपको जो तरीका आदर्श मिल जाएगा। तो पहला ऑप्शन है m की पावर 1 l की पावर 2 t की पावर -2। दूसरा है m की पावर 1 l की पावर 2 t की पावर -3। तीसरा है m की पावर 1 l की पावर 3 t की पावर -2, m की पावर 1 l की पावर 3 t की पावर 3। तो इन चार ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन है इसका, इसकी जो विमा है, शक्ति की भौतिक विमा है, यह m की पावर जो 1 l की पावर 2 t की पावर -3, ऑप्शन नंबर बी। स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं इसका। आगे देखिए, आठवां क्वेश्चन करते हैं। आठवां क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि CaSO4 × 2H2O, ये रासायनिक सूत्र किसका है। ये जो सूत्र है CaSO4 2H2O, ये रासायनिक सूत्र किसका है, ये हमें बताना है। एप्सम नमक का है या जिप्सम का है या क्वार्टज का है या गंधक का है। चार ऑप्शन है, चारों में से एक ऑप्शन सही होगा। ये जिप्सम का रासायनिक सूत्र है। मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है। मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय जो है वो कहाँ पर स्थित है, ये हमें इसमें बताना है। गोरखपुर में है या आजमगढ़ में है, हस्तिनापुर में या मऊ में। ये गोरखपुर है, इसका राइट आंसर गोरखपुर में ये स्थित है। 10वां क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश पुलिस के चिन्ह में कौन कौन से जानवर का चित्र है। देखिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि यूपी पुलिस कांस्टेबल का जो पेपर है तो उसके दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ऑप्शन है मछली है, गरुड़, गेंडा या मोर। चार ऑप्शन है, तो इसमें जो चित्र है मछली का चित्र है। ये नॉर्मल से क्वेश्चन है, हमें इन्हें पता होना चाहिए। इसके बाद में चलते हैं 11वें क्वेश्चन की ओर। 11वां क्वेश्चन देखिए, उत्तर प्रदेश लोकसभा में सीटों का योगदान करता है। उत्तर प्रदेश जो है लोकसभा में कितनी सीटों का योगदान करता है, जो 60 का, 70 का, 80 का या 90 का। ये जो इसका राइट आंसर है 80 सीट है।
जो लोकसभा की सीट है उत्तर प्रदेश में 80 सीट है, उन्हीं का योगदान ये करता है। माघ मेला के दिन शुरू होता है मकर संक्रांति, बसंत पंचमी, अक्षय तृतीया या फिर महाशिवरात्रि। इसमें आपको जो आंसर देना है, तो इसका जो राइट आंसर है मकर संक्रांति है। अगर आपको किसी क्वेश्चन पे डाउट हो रहा है तो कमेंट सेक्शन में भेज दीजिएगा, डाउट आपका क्लियर हो जाएगा। और अगर कोई क्वेश्चन ऐसा आता है मैं जो यहाँ पर करा देता हूँ आपको समझ में नहीं आएगा, तो आप टेलीग्राम पर भी भेज सकते हैं या पर्सनली भी मुझे टेलीग्राम पर मैसेज कर सकते हैं, आपका सोल्यूशन मिल जाएगा। 13वां क्वेश्चन है कि कवि संत कबीर का जन्म और पालन पोषण किस शहर में हुआ था? ऑप्शन है इसके कानपुर में हुआ था, या मथुरा में हुआ था, वाराणसी में, या अयोध्या में। 4 ऑप्शन है, चारों में से एक सही है। तो कौन सा जो इसका राइट आंसर है, वाराणसी में हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि लखनऊ घराने की नींव उस्ताद द्वारा रखी गई। कौन से उस्ताद थे जिन्होंने लखनऊ घराने की नींव रखी थी? बड़े गुलाम अली खान थे, बागचू खान थे, बिस्मिल्लाह खान थे, या अमजद अली खान थे। इसमें राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? इसका राइट आंसर है बागचू खान थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। उत्तर प्रदेश पुलिस के आधिकारिक ध्वज में 2 रंग होते हैं, लाल और दूसरा रंग कौन सा होता है? देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है, हल्का क्वेश्चन है। ये सभी को पता है, नीला होता है, नारंगी नहीं होता है, पीला नहीं होता है, हरा भी नहीं होता है। तो ये तो नॉर्मल से क्वेश्चन है, हमें ये बिना एग्जाम की दृष्टि से भी हमें पता होने चाहिए। अमीर खुसरो द्वारा रचित कविता छाप तिलक सब छीनी किस भाषा में है? भोजपुरी भाषा में है, या खड़ी बोली में है, ब्रज भाषा में, या उर्दू में। 4 ऑप्शन है, तो चारों में से एक ऑप्शन सही होगा। कौन सा सही है? ब्रज भाषा में। वर्ष 2015 में स्वामी रामभद्राचार्य को सम्मानित किया गया था। किस चीज से सम्मानित किया गया था? भारत रत्न से, पद्मश्री से, पद्म विभूषण से, या पद्म भूषण से। तो किससे सम्मानित किया गया था? पद्म विभूषण से। अगला 18वां क्वेश्चन है जीएसटी से। जीएसटी में निम्नलिखित में से किस कर राज्य कर को शामिल किया गया? चुंगी, संपत्ति कर, स्टाम्प शुल्क, या आयकर। कौन सा कर है जो इसमें शामिल किया गया था? ये था चुंगी। विश्व स्वास्थ्य दिवस किस दिन मनाया जाता है? विश्व स्वास्थ्य दिवस किस दिन मनाया जाता है? 4 ऑप्शन है, जनवरी 17 जनवरी, 7 अप्रैल, 21 सितंबर, 1 अगस्त। तो आपको 4 में से देना है, और जो दिवस के क्वेश्चन है हर सेट में आपको देखने को मिलेंगे। एक क्वेश्चन तो मिलेगा ही मिलेगा, 2 क्वेश्चन भी आपको मिल सकते हैं। तो इसका राइट आंसर है 7 अप्रैल। नियोन लैम्प का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? 4 ऑप्शन, जॉर्ज क्लाउड, सैमुअल कोल्ट, मार्टिन कपूर, विलियम कुलेन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 20 है, इसका राइट आंसर हो जाएगा जॉर्ज क्लाउड। ठीक है, उससे आगे 21वां क्वेश्चन है। 21वां क्वेश्चन है कि एक ऐसी छवि है जो प्राय फोरम और समाजवादी नेटवर्क में ऑनलाइन व्यक्ति का प्रतिनिधित्व करती है। ऑप्शन है बायो, सेल्फी, मुखौटा, या अवतार। ये क्वेश्चन काफी बार आ चुका है, मैंने भी इसे 4 से 5 सेट में देख लिया है। तो इसका राइट आंसर आपको बताना है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा अवतार। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह पर स्थित इंदिरा पॉइंट निम्नलिखित में से किस देश के निकटतम है? ये काफी अच्छा क्वेश्चन है भूगोल से, कि जो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में स्थित है इंदिरा पॉइंट है, वो किस देश के निकटतम है, यानी कि कौन सा देश उसके पास में पड़ता है, ये हमें बताना है। बांग्लादेश है, इंडोनेशिया है, नेपाल है, या मलेशिया है। तो इसका जो राइट आंसर होगा इंडोनेशिया है। जो भारत का सबसे जो दक्षिणतम बिंदु है इंदिरा पॉइंट, उसके नजदीक में इंडोनेशिया है। ब्यूनस आयर्स किस देश की राजधानी है? देखिए राजधानी भी जरूर आती है। नंबर 1 बोलिविया की, नंबर 2 वेनेजुएला, नंबर 3 अर्जेंटीना, नंबर 4 ब्राजील। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा अर्जेंटीना, इसकी राजधानी है ब्यूनस। यहाँ पर स्पेस है, राष्ट्रीय उद्यान में सबसे अधिक एक सींग वाले गैंडे कहाँ पाए जाते हैं? जिम कार्बेट में, काजीरंगा में, रणथंभौर में, बूंदीपुर में। तो इस क्वेश्चन का आंसर तो लगभग सभी को पता भी होगा, काजीरंगा है, काफी बार एग्जाम में आ चुका है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद देखिए इम्फाल किस भारतीय राज्य की राजधानी है? देखिए कितना इजी क्वेश्चन आया। मणिपुर की है, त्रिपुरा की है, सिक्किम की है, या नागालैंड की है? तो आप कमेंट करके बताइए कि किस राज्य की राजधानी है। मणिपुर की राजधानी है। ठीक है, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा शहर कर्क रेखा से सबसे दूर है? गांधीनगर है, अगरतला, रांची, या भुवनेश्वर। 4 शहर है, इनमें से कौन सा शहर जो कर्क रेखा से सबसे दूर है, ये हमें इसमें बताना है। तो कौन सा शहर है? भुवनेश्वर शहर है जो कर्क रेखा से सबसे दूर है। हॉर्नबिल महोत्सव निम्न में से किस राज्य में मनाया जाता है? 4 ऑप्शन आपको मिलेंगे, नागालैंड में, सिक्किम में, पश्चिम बंगाल में, या बिहार में। 4 ऑप्शन है, 4 में से आपको एक ऑप्शन जो इसमें चूज करना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा नागालैंड में। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 28वां क्वेश्चन है कि निर्माण के पश्चात आजाद हिंद फौज अंग्रेजी भारतीय सेना के विरुद्ध कौन से क्षेत्र में कार्रवाई कर रही थी? ऑप्शन है बलूचिस्तान, सियाचिन, सिक्किम, या इम्फाल कोहिमा।
ये बताना है आपको। इसमें 4 ऑप्शन है, चारों ऑप्शन में एक राइट आंसर है। राइट आंसर कौन सा है? इम्फाल और कोहिमा। 29वां क्वेश्चन है कि महाराष्ट्र के पोला त्योहार में किस जानवर की पूजा की जाती है? महाराष्ट्र में एक त्योहार होता है पोला, उसमें किस जानवर की पूजा की जाती है? सिंह की जाती है, हाथी की, वृषभ की या सांप की? तो आपको इसमें बताना है। इसके जो राइट आंसर है वृषभ की पूजा की जाती है। भारत का संविधान भारत के महान न्यायवादी की नियुक्ति का अधिकार देता है। तो इसमें बताना है प्रधानमंत्री है या राष्ट्रपति, मुख्य न्यायाधीश या राज्यसभा। यहाँ पर 4 ऑप्शन है, 4 में से आपको एक इसमें ऑप्शन चूज करना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन है 31। यहाँ पर इस वजह है कि राइस टेक कंपनी ने 1900 के दशक में बासमती चावल पर एकस्व अधिकार प्राप्त करने का प्रयास किया था। यूनाइटेड किंगडम, कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका या ऑस्ट्रेलिया। 4 ऑप्शन है, चारों ऑप्शन के लिए आपको टाइम मिलेगा। तो बताइए इसका जो राइट आंसर क्या है। 31वां क्वेश्चन हमारा चल रहा है, तो इसका राइट आंसर है संयुक्त राज्य अमेरिका यानी कि यूएसए। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे देखिए संविधान से दोबारा क्वेश्चन आ गया है कि भारत का मूल रूप संविधान किसके द्वारा हाथ से लिखा गया था? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। रफीक अहमद किदवई, कैलाश नाथ काटजू, प्रेम विहारी नारायण रायजादा, कन्हैया लाल मानिकलाल मुंशी। 4 ऑप्शन है, चारों ऑप्शन बहुत अच्छे हैं। तो इसका जो राइट आंसर है प्रेम विहारी नारायण रायजादा। जब महात्मा गांधी को रेलगाड़ी से जबरन उतारा गया था वे दक्षिण अफ्रीका में कहाँ जा रहे थे? देखिए कैसा क्वेश्चन आया है। प्रिटोरिया में जा रहे थे, जोहान्सबर्ग में जा रहे थे, केपटाउन में या डरबन में जा रहे थे? तो इसका जो राइट आंसर है प्रिटोरिया में जा रहे थे जब इन्हें रेलगाड़ी से उतार दिया गया था जबरदस्ती। निम्नलिखित में से नृत्य का कौन सा प्रकार असम से संबंधित है? असम है, कौन सा प्रकार है? नौटंकी है, बिहू है, कथकली या गरबा? कौन सा जो नृत्य है जो इसमें असम से संबंधित है? तो आपको बताना है। इसका जो राइट आंसर है बिहू नाटक जो नृत्य है असम से संबंधित है। आगे चलते हैं। नंबर 35। कौन सी योजना के तहत खोले गए सभी बैंक खातों में 5000 ओवरड्राफ्ट की सुविधा दी गई है? तो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, स्वर्ण भारत योजना, प्रधानमंत्री जन धन योजना, अटल पेंशन योजना। तो आपको इसमें बताना है। तो इसका जो राइट आंसर है प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत। चलिए, मौर्य राजवंश की स्थापना मगध में हुई थी, जो वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है? जो मौर्य राजवंश की स्थापना हुई थी मगध में हुई थी, अब मगध को उसे वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है पंजाब के नाम से इसे जाना जाता है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भारत निम्न में से किस संगठन का सदस्य नहीं है? दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का संगठन, राष्ट्रकुल, G20, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन। तो इसका जो राइट आंसर है दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का संगठन। किस देश की महिला टीम ने दक्षिण कोरिया में 2018 में संपन्न हुआ कैरम विश्व कप जीता था? जापान की थी, भारत की, चीन की या संयुक्त राज्य अमेरिका की? 4 ऑप्शन है और ये जीके का लास्ट क्वेश्चन है। तो इसका जो राइट आंसर है भारत की। तो ये जीके के आए थे 38 क्वेश्चन। आप इनमें से कितने क्वेश्चन आप सही कर सकते हैं या आपने किए हैं, आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और अब हमारा जो मैथ का पोर्शन स्टार्ट हो जाएगा नंबर 39 से। ठीक है, पहला ही क्वेश्चन है मैथ का कि 30%। मैथ का पहला क्वेश्चन आ गया कि 30% और 10% की दो अनुक्रमिक छूट देने के बाद में एक वस्तु 945 रुपए में बेची गई, तो वस्तु का लागत मूल्य हमें इसमें ज्ञात करना है। तो वस्तु का लागत मूल्य क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे? कुल छूट का जो फॉर्मूला होता है ऐसे 30 प्लस 10 कर लेंगे यानी कि x प्लस वाई माइनस एक्स इंटू वाई यानी कि 30 इंटू 10 माइनस एक्स इंटू वाई 30 इंटू 10 और अपोन में हो जाएगा 100। तो इसे हम सोल्व करेंगे तो क्या आएगा हमारा 40 माइनस के 3% यानी कि कितना आ गया 37%। और जो लागत मूल्य होगा जो 945 रुपये इसमें दिया गया है और इसका हम 37% निकाल देंगे तो लागत मूल्य हमारा कितना आ जाएगा 1500 रुपये आ जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, और इससे बाद में हमारे मैथ के सवाल हैं सारे। 40वां क्वेश्चन है 10% ब्याज पर 2 वर्ष की अवधि के लिए एक निश्चित मूलधन पर साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज से 1 रुपया कम है, मूलधन ज्ञात करना है। 10 वर्ष जो क्वेश्चन है कि 10% वार्षिक ब्याज की दर पर 2 वर्ष की अवधि के लिए एक निश्चित मूलधन पर साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज से 1 रुपया कम है। मूलधन 100 रुपये होगा, 110 होगा, 90 होगा या 95 रुपये होगा। इसे कैसे निकालते हैं हम? देखिए 10% है, 10% को हम नीचे रखेंगे, ऊपर में करेंगे 100
और दोनों का स्क्वायर कर देंगे और जितने रुपए कम है उसकी मल्टीप्लाई कर देंगे। तो क्या आ जाएगा, ये 100 है तो इसे 100 को हम ऐसे कर देंगे, इसका जब स्क्वायर हो जाएगा 10,000 हो जाएगा, अपॉन में हो जाएगा 100 और इंटू में 1 हो जाएगा। 100 से 2 जीरो कट गई तो इसका जो राइट आंसर आ जाएगा 100 आ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42। तीन साझेदार, सॉरी अभी 41 रह गया है कि 10% वार्षिक ब्याज की दर पर 3 वर्ष के लिए 2,000 रुपए के मूलधन पर चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर हमें इसमें बताना है। तो इसमें बीच का अंतर कैसे बताएंगे, देखिए 2,000 रुपए है तो 2,000 को हम ऐसे के ऐसे लिख लेंगे। ये पेन अभी थोड़ा सा दोबारा से करता हूँ। 2,000 रुपए है तो 2,000 को हम लिखेंगे 2,000। ठीक है, लिख लिया। इसके बाद में हम क्या करेंगे, ब्रैकेट लगाएंगे 10 और अपॉन 100। 10 क्यों लिया, क्योंकि यहाँ पर 10% दर दी गई है और इसका कर देंगे हम स्क्वायर और इनटू में एक ब्रैकेट होगा और 3 प्लस 10/100। ठीक है, 3 क्या हुआ, ये 3 वर्ष के लिए है। जब इसे हम सोल्यूशन करेंगे तो इसका क्या आ जाएगा, 2,000 गुना 1/100 और गुना 31/10। अब इसका सोल्यूशन करने के बाद में हमारा जो राइट आंसर आया 62 आया। 62 कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी 62 आ गया। इसके बाद में हम क्वेश्चन करते हैं 42। तीन साझेदार एक्स, वाई और जेड ने लाभ साझा किया। यदि कुल लाभ 3,000 रुपए था तो एक्स का हिस्सा वाई जेड की तुलना में 400 रुपए कम और वाई का हिस्सा जेड की तुलना में 200 रुपए कम। एक्स अनुपात वाई अनुपात जेड का लाभ साझा करने का अनुपात हमें इसमें ज्ञात करना है। कैसे करेंगे, देखिए टोटल जो लाभ है, टोटल बेनिफिट है 3,000 रुपए है, यानी कि एक्स और प्लस वाई और प्लस जेड तीनों का लाभ कितना है, 3,000 रुपए है। जैसे मैं बोल रहा हूं ऐसे आप इसे नोट करते हुए जाइए। ठीक है, अगर कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है तो एक बार जो बैक कर लीजिएगा। और एक्स की वैल्यू क्या यहाँ पर दी गई है कि जेड से कितना 400 रुपए कम, तो जेड से 400 रुपए कम कर लेंगे और वाई की जो वैल्यू है जेड से 200 रुपए कम है तो जेड माइनस 200 इसमें करेंगे। ठीक है, अब यहाँ से समीकरण नंबर 1 हो गई, 2 हो गई, 3 हो गई। तीनों को हम हल करेंगे तो यहाँ पर वैल्यू आएगी एक्स की 800, वाई की 1,000 और जेड की आएगी कितनी, जो बचे हुए हैं 1,200। अब इसका हमें अनुपात निकालना है तो कितना आ जाएगा, 4:5:6 आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन है, सी नंबर। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है 43। क्वेश्चन है कि एक परिवार में माता पिता और 3 बच्चे हैं। यदि माता पिता की औसत आयु 36 वर्ष है और बच्चों की औसत आयु 10 वर्ष है तो परिवार की औसत आयु वर्ष में ज्ञात हमें करनी है। तो इसे कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पर दिया है कि एक परिवार में माता पिता और 3 बच्चे हैं। यदि माता पिता की औसत आयु 36 वर्ष है तो माता पिता की औसत आयु 36 है, यानी कि 36 दूनी 72, उनका योग हो जाएगा प्लस। अब यहाँ कहा है कि और बच्चों की औसत आयु 10 वर्ष है। बच्चे कितने थे, 3 थे और औसत आयु इनकी कितनी है, 10 वर्ष है तो 30 और अपोन में क्या हो जाएगा, अपोन में जितने हैं यानी कि पदों का योग और पदों की संख्या। तो पद कितने थे, यानी कि मेंबर कितने थे, 5 थे। इन्हें हम गुना करेंगे तो 72 प्लस 30 और बटे में हो जाएगा 5 तो 102 और बटे में 5, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा 20.4। 20.4 इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44। 18 वस्तुएं 15 की औसत कीमत पर बेची गई। ठीक है, 18 वस्तु हैं जो 15 रुपए की औसत कीमत पर जो हमने बेच दी। तो 18 की 15 में गुना करेंगे सबसे पहले, जैसे हम सवाल की लैंग्वेज पढ़ते जाते हैं उस हिसाब से हम इसे करते जाते हैं। गुना कर दी, गुना करने के बाद में 12 वस्तुओं की कीमत, लागत कीमत प्रति वस्तु 16 रुपए थी। इन्होंने कहा है कि जो 12 वस्तुओं की लागत कीमत थी वो 16 रुपए थी। चलो हमने 12 की 16 में गुना यहाँ पर कर ली, 12 की 16 में गुना कर ली। ठीक है, अब उसके बाद में क्या करना है, शेष 6 वस्तुओं में प्रत्येक का लागत मूल्य ज्ञात कीजिए। यदि इस लेन देन में ना तो कोई लाभ हुआ ना कोई हानि हुई तो इससे हम इसे घटाएंगे और 6 से इसे हम डिवाइड कर देंगे। यहां पर भी लिख देता हूं मैं 18 और गुना 15 माइनस, ये पेन थोड़ा माइनस में हो जाएगा 12, माइनस में 12 और गुना में 16। ठीक है, इतना होने के बाद में हम इसे 6 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा क्या निकल कर आएगा, 78 और बटे 6, यानी कि 78 को 6 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, राइट आंसर 13 हो जाएगा। 13 कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 45 है, ए 8 दिनों में एक काम को कर सकता है जबकि बी उसे 12 दिन में पूरा कर सकता है। सी वह काम कितने दिन में पूरा कर सकता है यदि वे तीनों मिलकर इस काम को 3 दिन में पूरा कर सकते हैं। कैसे करेंगे इसे, आप इसे 2 तरीके से कर सकते हैं। एक तो इसमें मतलब एक दिन का काम बनाकर कर सकते हैं। एक दिन का काम कैसे,
एक का काम होगा 1/8, यानी कि ए है जो 8 दिन में काम को कर सकता है, प्लस बी उसी काम को कितने में 12 दिन में कर रहा है, प्लस सी का हमें निकालना है, जो सी कितने दिनों में पूरा कर सकता है सी का निकालना है, तो सी के अपॉन में एक्स कर देंगे, और तीनों मिलकर कितने में कर रहे हैं 1/3 में कर रहे हैं। ठीक है, अब इसका हम कंपैरिजन करेंगे तो क्या आएगा 1/x बराबर क्या आ जाएगा 8 और -3 और -2 और अपॉन में आ जाएगा 24। अब x की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पर 8 दिन आ जाएगी। 8 दिन ये किसका मान है, सी का मान है, सी जो है 8 दिन में इस काम को कर सकता है। अगला क्वेश्चन है 46। यात्रा पर गया एक आदमी पहले 120 किलोमीटर 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से और अगले 120 किलोमीटर 80 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तय करता है, तो पूरी यात्रा में उसकी औसत गति कितनी है। औसत गति का सूत्र है 2xy अपॉन x प्लस वाई। इससे हम निकालेंगे तो 2x की वैल्यू कितनी है 60 इंटू वाई की वैल्यू कितनी है 80 और बटे में कितना है दूरी कितनी है 60 और प्लस यहाँ पर 80, यानी कि x प्लस वाई एक्स वाई कितनी आ जाएगी। यहाँ से हम इसे जब करेंगे तो यहाँ से इसकी जो वैल्यू आ जाएगी 68.57, इसकी वैल्यू आ जाएगी 68.57 किलोमीटर प्रति घंटा औसत गति है, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है हमारा, दो कारों की गति का अनुपात 10:11 है। यदि पहली कार 10 घंटे में 500 किलोमीटर की दूरी तय करती है तो दूसरी कार की गति कितनी है। देखिए दो कारों की गति का अनुपात कितना है 10:11। पहली कार 10 घंटे में 500 किलोमीटर की दूरी यानी कि 500 किलोमीटर की दूरी है और 10 घंटे में तय करी है, तो 50 किलोमीटर प्रति घंटा उसकी जो चाल आ जाएगी पहली कार की 50 किलोमीटर प्रति घंटा चाल आ गई, यानी कि 10 बराबर 50 है, तो एक बराबर कितना हो जाएगा 5 और 11 की 5 में गुना करेंगे तो क्या आएगा 55 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी स्पीड आ जाएगी। और इसके ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन क्या है हमारा आंसर इसमें 55 किलोमीटर प्रति घंटा आ चुका है, तो ऑप्शन में भी 55 किलोमीटर प्रति घंटा है। हमारा 48वां क्वेश्चन है कि 9 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक गोला 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले सिलेंडर के रूप में ढाला जाता है, तो सिलेंडर की ऊंचाई हमें इसमें ज्ञात करनी है। ऑप्शन है हमारे पास में 4 54 सेंटीमीटर 108 सेंटीमीटर 162 सेंटीमीटर 216 सेंटीमीटर। इसे क्या करेंगे हम, इस क्वेश्चन को करेंगे पहले बेलन का जो सूत्र है क्या है, बेलन के आयतन का है कि पाई आर स्क्वायर एच है, और गोले के आयतन का सूत्र है 4/3 और पाई आर की क्यूब। ठीक है, और यहाँ पर जो त्रिज्या है ये पाई से पाई हमारा ये कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पर आर स्क्वायर यानी कि इसमें 9 हो जाएगा 3 का स्क्वायर इंटू एच का वैल्यू निकालना है 4/3 और यहाँ पर आर की क्यूब यानी कि 9 की क्यूब इसमें हो जाएगा। ठीक है, एक 9 से हमारा एक ये 9 कट गया, तो यहाँ पर बचेगा 81 इसे 81 को काटेंगे तो कितना आ जाएगा 27 और 27 की 4 में गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 108, तो 108 हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 49 कि 6 से विभाजित सबसे छोटी 4 अंकों की संख्या के अंकों का योग और 11 से विभाजित सबसे छोटी 5 अंकों की संख्या के योग का भी गुणनफल हमें इसमें ज्ञात करना है। कैसे करेंगे, 6 से विभाजित सबसे छोटी 4 अंकों वाली संख्या कौन सी हो जाएगी 1002 1002 हो जाएगी। 11 से विभाजित होने वाली 5 अंकों की सबसे जो छोटी संख्या क्या हो जाएगी 31415 ये हो जाएगी। इनके अंकों का योग करेंगे तो इसमें 3 आएगा, इसमें आएगा 14 आ जाएगा, 14 की 3 में गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा 42 और 42 के अंकों का गुणनफल करेंगे तो 4 दूनी 8। यहाँ पर योगफल ज्ञात करना है तो योगफल हो जाएगा 4 और 2 6 इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है 50 कि यहाँ पर दिया है कि 5 सबसे बड़ी 5 अंकों की संख्या और सबसे छोटी 4 अंकों की संख्या के बीच का अंतर हमें इसमें ज्ञात करना है। काफी आसान क्वेश्चन है। कैसे, सबसे बड़ी 5 अंकों की संख्या क्या होगी 5 बार 9 हमने इसमें लिख दिया। सबसे छोटी 4 अंकों की संख्या कौन सी होगी, सबसे छोटी 4 अंकों की संख्या 1000 होगी। दोनों के जो बीच का डिफरेंस कितना हो जाएगा हमारा 98999। क्वेश्चन नंबर 51 किसी कक्षा के बच्चों को के बीच में मुफ्त नोटबुक समान रूप से बांटे गए। प्रत्येक बच्चे को मिली नोटबुक की संख्या बच्चे की संख्या का 1/8 थी। यदि बच्चों की संख्या की आधी होती तो प्रत्येक बच्चे को 16 नोटबुक मिलती, तो नोटबुक कितनी बांटी गई ये हमें इसमें निकालना है। 51वां क्वेश्चन है, तो इसे कैसे निकालेंगे। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि किसी कक्षा के बच्चों के बीच मुफ्त नोटबुक समान रूप से बांटे गए, यानी कि समान रूप से नोटबुक बांटे गए हैं। तो प्रत्येक बच्चे को मिली नोटबुक की संख्या बच्चे की संख्या का 1/8 थी। ठीक है, यदि बच्चों की संख्या आधी होती तो प्रत्येक बच्चे को 16 नोटबुक यहाँ पर इसमें मिलती। तो इसे क्या करेंगे 1/8 है तो इसे पावर में चढ़ा देंगे और इंटू 2 क्यों आया, क्योंकि समान बच्चे को समान नोटबुक मिली है। तो इसका जो यहाँ से आ जाएगा 512 इसका राइट आंसर इसमें आ जाएगा।
अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 52, एक्स इमारत के बीच 11वीं मंजिल पर लिफ्ट में जाता है और 57 मंजिल प्रति मिनट की दर से ऊपर आ जाता है। उसी समय वाई उसी इमारत की 51वीं मंजिल पर लिफ्ट में जाता है और 63 मंजिल प्रति मिनट की दर से नीचे उतरता है। यदि वे इन गतियों की से यात्रा करना जारी रखते हैं तो किस मंजिल पर उनकी लिफ्ट एक दूसरे को पार कर पाएगी। काफी अच्छा क्वेश्चन है। तो इसे कैसे करेंगे, देखिए एक्स है, एक्स को हम ऐसे के ऐसे ही लिख लेते हैं। इसने कहा है 11वीं मंजिल पर लिफ्ट में जाता है, यानी कि यहाँ पर एक्स में कुछ इमारत है तो यानी कि 11वीं मंजिल पर जा रहा है, तो 11 इसमें से माइनस करेंगे। उसके बाद में यहाँ पर लिखेंगे, देखिए 57 मंजिल प्रति मिनट की दर से ऊपर जा रहा है, 57 से इसे हम डिवाइड कर देंगे। इसके बाद में क्या करेंगे, 51वीं मंजिल पर पहुंच गया, लिफ्ट में जाता है और 63 मंजिल प्रति मिनट की दर से नीचे आता है, तो -x/63। इसे हम सोल्व करेंगे, तो इसमें सोल्व करने के बाद में हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी 30। ठीक है, और 30 इसका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर बी। एक्स के पास बैंक खाते में 100.82 का शेष है। इतने जमा करने पर निकालने पर वह 5 रुपए के कितने चॉकलेट खरीद सकता है। पिछले पेपर में भी ऐसा ही क्वेश्चन आया था, ये घूम फिर के यही क्वेश्चन आ रहे हैं। करेंगे कैसे इसे, 100.82 रुपये उसके अकाउंट में पहले से है, 74.35 उसने जमा किए, 74.25 जमा करने के बाद में उसने 50 रुपये 17 पैसे निकाल लिए, 50.17 इसमें से माइनस करेंगे तो हमारे पास में क्या निकल कर आएगा, ये निकल कर आएगा 125, यानी कि 125 रुपये उसके पास में बचे। तो 5 रुपये की एक चॉकलेट आएगी, 125 को 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 25 इसका राइट आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी है। आगे देखिए 54, वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जो 12, 20, 24 द्वारा विभाजित किए जाने पर प्रत्येक दशा में 8 ही शेष बचाता है। छोटी से छोटी संख्या कहीं भी पूछे तो उसका हम क्या निकालते हैं, एलसीएम निकालते हैं। 12, 20 और 24 का एलसीएम हम इसमें निकालेंगे। 12, 20 और 24 का एलसीएम हमारा इसमें क्या निकल कर आ जाएगा, 120 आ जाएगा। 12, 20 और 24 का एलसीएम 120 आ जाएगा और 8 इसमें ऐड कर देंगे क्योंकि 8 हमें रिमाइंडर इसमें बचाना है, तो 128 इसका राइट आंसर हो जाएगा। यदि 2x + 3 अनुपात 5x + 4 3 अनुपात 4 का 3 गुना है तो x का वर्ग इसमें ज्ञात करना है। कैसे करेंगे, 2x + 3 है, इसे पहले मैं रफ कर देता हूँ। देखिए 2x + 3, ठीक है, अपोन में कितना है 5x + 4, 5x + 4 अपोन में, ठीक है। उसके बाद में बराबर है 3/4 का 3 गुना अनुपात है, 3/4 का कितना अनुपात है, 3 गुना है, तो इसकी थर्ड कर देंगे और x की वैल्यू हमें इसमें वर्ग में निकालनी है। तो अब इसे हम करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 27 और अपोन में हो जाएगा 64, ठीक है। अब इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद में हमारा 7x की वैल्यू क्या आ जाएगी, इसे कर लेना, 7x की वैल्यू आ जाएगी 84, x की वैल्यू आ जाएगी 12 और 12 का वर्ग आ जाता है 144, इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 56, एक परीक्षा में एक छात्र ने 85% अंक प्राप्त किए। 4 विषयों में उसके अंक क्रमशः 79, 81, 88, 94 थे। 5वें विषय में अर्जित अंक उसके ज्ञात करने हैं। क्या करेंगे, सबसे पहले एक छात्र ने कितने विषय में, 5 विषय में 85% अंक प्राप्त किए, तो 5 की 85 में गुना करेंगे। 5 की 85 में गुना करने के बाद में हमारा क्या आया, 425, यानी कि 425 निकल कर आया। इन चारों को आपस में जोड़ेंगे, इन चारों को आपस में जोड़ेंगे क्या आएगा 342 और 425 में से 342 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा 83, यानी कि 83 नंबर थे उसके जो लास्ट वाले सब्जेक्ट में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, कुछ वस्तुओं को उनके लागत मूल्य से 25% ऊपर अंकित किया गया था। इस तरह की वस्तुओं में एक को अंकित मूल्य पर 20% लाभ लेकर बेचा गया और एक दूसरी वस्तु को अंकित मूल्य पर 10% की हानि लेकर बेचा गया। उसका कुल प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। देखिए कुल प्रतिशत लाभ इसे हमने इसमें ज्ञात करना है। कैसे करेंगे, देखिए इसका जो तरीका मैंने बताया था, 25 प्लस 12.5 और अपोन में 2, ये कैसे आया, x + 10% की हानि है ना यहाँ पर, तो अपोन में 2 इसे हम कर देंगे। तो यहाँ से हमारा क्या निकल कर आएगा, तो ये निकल कर आएगा 25 और प्लस में 6.25%, यानी कि 31.25% आ जाएगा इसका राइट आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 58 देखते हैं। यहाँ पर दिया गया है कि प्रश्न में एक कथन और उसके बाद में 2 तर्क हैं, ठीक है। आपको इस कथन को सत्य मानना होगा, भले ही आमतौर पर
ज्ञात तथ्यों से अलग प्रतीत होता हो। आपको यह तय करना है कि दिए गए तर्कों में से कौन से तर्क, यदि कोई दिए गए कथनों का समर्थन करता है तो हमें उसमें ये निकालना है। कथन दिए गए हैं कि क्या राज्य द्वारा संचालित लॉटरी बंद कर देनी चाहिए। तर्क है इसका कि नहीं, सरकार को राजस्व प्राप्त नहीं होगा। ठीक है। हाँ, सरकार को जुए को बढ़ावा नहीं देना चाहिए। तो इन दोनों तर्क में से हमें इसमें एक चूज करना है कि हमारा तर्क इसमें कौन सा सही हो सकता है। तो चारों ऑप्शन है कि केवल एक तर्क मजबूत है, केवल तर्क दो मजबूत है, या कोई सा भी मजबूत नहीं है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन हमारा होगा, देखिए एक बार और इसे कथन को पढ़ लेते हैं कि क्या राज्य द्वारा संचालित लॉटरी को बंद करना चाहिए। यहाँ पर ये दिया गया है। तो सबसे पहले एक तर्क है कि नहीं, सरकार को राजस्व प्राप्त नहीं होगा। हाँ, सरकार को जुए को बढ़ावा नहीं देना चाहिए। देखिए ये दूसरा जो तर्क है ये बिल्कुल सही है कि इस तरीके से लॉटरी से जुए को बढ़ावा नहीं देना चाहिए। तो इसके लिए ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट हो जाएगा। इसके बाद में करते हैं 59 क्वेश्चन। 59 भी हमारा तर्क से संबंधित क्वेश्चन है। यहाँ पर दिया गया है कथन कि एक्स द्वारा लिखी गई सभी पुस्तकें पाठ्य पुस्तकें हैं। कथन नंबर 2 है इसमें कि उनकी कुछ पुस्तकें एबीसी पब्लिशिंग कंपनी द्वारा प्रकाशित की गई हैं। इस कथन के निष्कर्ष दिए गए हैं कि एबीसी प्रकाशन कंपनी केवल पाठ्य पुस्तकों को ही प्रकाशित करती है। निष्कर्ष नंबर 2 है कि एक्स द्वारा लिखी गई कुछ पाठ्य पुस्तकों को एबीसी पब्लिशिंग कंपनी के अलावा अन्य प्रकाशकों द्वारा प्रकाशित किया गया है। यहाँ पर दो इसमें निष्कर्ष है, इसमें एक और निष्कर्ष है, इसे भी पढ़ लेते हैं। यहाँ पर देखिए निष्कर्ष नंबर 3 कि एबीसी पब्लिश कंपनी एक्स द्वारा लिखी गई कुछ महत्वपूर्ण सिद्धांतों को प्रकाशित करती है। इसमें भी ऑप्शन 4 दिए गए हैं कि केवल निष्कर्ष एक अनुसरण करता है, दो करता है, या तीन करता है, या तीनों में से कोई अनुसरण नहीं करता है। तो इसमें हमें क्या करना है, इसमें हमें एक छांटना है कि हमारा कौन सा सही हो सकता है। तो ऐसे क्वेश्चन को करने से पहले सबसे पहले कथन को हम दोबारा पढ़ लेते हैं कि एक्स द्वारा लिखी गई सभी पुस्तकें पाठ्य पुस्तकें हैं। ठीक है, कथन ये बोला है। कथन नंबर 2 है कि उनकी कुछ पुस्तकें एबीसी पब्लिशिंग कंपनी द्वारा प्रकाशित की गई। इसका निष्कर्ष है कि एबीसी प्रकाशन कंपनी केवल पाठ्य पुस्तकों को ही प्रकाशित करती है। ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर लिखा गया है कि एक्स द्वारा लिखी गई सभी जो पुस्तकें पाठ्य पुस्तकें हैं, पर यह नहीं है कि एबीसी कंपनी जो है, जो एबीसी प्रकाशन कंपनी है, केवल पाठ्य पुस्तकों को ही प्रकाशित करती है। तो ये हमारा यहाँ पर गलत हो जाएगा। दूसरा है कि एक्स द्वारा लिखी गई कुछ पाठ्य पुस्तकें एबीसी पब्लिशिंग कंपनी के अलावा अन्य प्रकाशकों द्वारा प्रकाशित किया गया है। ये हमारा यहाँ पर ठीक हो जाएगा, क्योंकि जो एक्स द्वारा लिखी गई कुछ पुस्तकें हैं जो एबीसी पब्लिशिंग कंपनी के अलावा अन्य जो प्रकाशकों द्वारा प्रकाशित किया गया है। तो इसके लिए हमारा ये बी हो जाएगा। और बी देख लेते हैं कौन से ऑप्शन में है। तो बी है हमारा ऑप्शन नंबर बी में। और अब हमारा क्वेश्चन नंबर 60 है कि निम्नलिखित शब्दों में से किस शब्द के अक्षर अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम अनुसार है। तो यहाँ पर देखना है कि अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम अनुसार कौन सा शब्द है जिसके अक्षर जो अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम अनुसार है। तो सबसे पहले इसे देख लेते हैं। बी के बाद में ई है, ई के बाद में एल है, फिर आई आ गया, फिर ई आ गया। तो ये तो क्रम यहाँ पर अव्यवस्थित हो गया, तो ये गलत हो जाएगा। फिर देखते हैं सी ई ए एस ई। तो सी के बाद में यहाँ पर ए तो आ ही नहीं सकता, तो ये भी हमारा ये गलत हो गया। वर्णमाला के क्रम अनुसार ये नहीं है। ये ऑप्शन नंबर सी है कि बी, इसके बाद में ई, फिर इसके बाद में ई, फिर है एफ, और फिर है वाई। तो ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा क्योंकि क्रम अनुसार ही यहाँ पर दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा हमारा, इसमें ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट हो जाएगा। यहाँ पर दिया गया कि नाइटिंगेल शब्द के अक्षरों द्वारा कौन सा शब्द का गठन नहीं किया जा सकता। 4 ऑप्शन है, जिनमें से 3 ऑप्शंस में गठन किया जा सकता है और एक का नहीं किया जा सकता। कौन सा है देखते हैं। यहाँ पर पहला ही ऑप्शन ले लेते हैं कि लाइट लिखा हुआ है, तो लाइट को इससे मैच करेंगे। लाइट में ये क्वेश्चन हमारा बैठता है नहीं बैठता है। तो लाइट में देखेंगे एल है इसमें, तो ठीक है। आई, आई भी है, जी भी है, इसमें एच भी है, और उसके बाद में टी भी है। तो ये तो गठन हो जाएगा, तो ये ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। नंबर 2 जी है, एन, एन भी है, आई भी है, एच भी है, और टी भी है। तो ये भी हमारा बनेगा, तो इसलिए ये गलत हो जाएगा। तीसरा है एंगल, इसमें ए है, एन है, जी भी है, एल भी है, और ई भी है। तो ये भी बनेगा, तो इसके लिए ये भी गलत हो जाएगा। और ऑप्शन नंबर 4 बचा है हमारा, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसे एक बार चेक भी कर लेते हैं। ई, ई यहाँ पर ये रहा, ए है, ए भी हमारा ये रहा, जी है, जी भी हो रहा, एल भी हो रहा, और ई इसमें डबल दिया हुआ है, तो यहाँ पर डबल ई नहीं है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट इसमें हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 62 देखते हैं। यहाँ पर देखिए
यहाँ पर दिया गया है कि उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे शब्द से उसी प्रकार से संबंधित है जिस प्रकार से दूसरा शब्द पहले से संबंधित है। यहाँ पर देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, हल्का क्वेश्चन है। यहाँ पर दिया है कि दर्जन, 12 और स्कोर। तो दर्जन का आपको पता होगा, दर्जन में 12 ही वस्तुएं आती हैं, कोई भी दर्जन ले लें तो 12 आती हैं। और स्कोर का अगर नहीं पता है तो एक बार लिख लीजिए कि एक स्कोर बराबर कितना होता है। ये क्वेश्चन कभी भी कहीं भी किसी भी एग्जाम में आ सकता है। तो एक स्कोर बराबर, जो यूनिट होती है 20 यूनिट होती है एक स्कोर में। जैसे एक दर्जन में कितनी यूनिट होती है, 12 यूनिट होती है। तो इसी प्रकार एक स्कोर में कितनी होती है, 20 यूनिट होती है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 63 कि निम्नलिखित विकल्पों में प्रत्येक में शब्दों की जोड़ियां दी गई है। प्रश्न में दी गई जोड़ी के साथ मेल करने के लिए सबसे अच्छी जोड़ी चुननी है। तो यहाँ पर दिया है कि ठेकेदार, इमारत। ठेकेदार दिया गया है इमारत, यानी कि जिस प्रकार ठेकेदार जो इमारत का निर्माण करता है उसी प्रकार जो मोची होकर जूते का निर्माण करेगा। तो इसका ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। तो इसका कुम्हार से, रंग से कोई संबंध नहीं है, वकील का किताबों से नहीं है, गाय का स्तबल से कोई संबंध नहीं है। ठीक है। 64 क्वेश्चन है कि उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी तरह संबंधित है जिस तरह दूसरा पद पहले से संबंधित है। ठीक है। यहाँ पर दिया गया है कि ए और बी, डी एच, डी ई और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है। तो क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा, देखिए ए के बाद में दे दिया बी, ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर डी दे दिया। तो ए का डी से संबंध क्या हो सकता है, तो इसे हम लगा सकते हैं कि ए का डी से संबंध हो सकता है 1+1 और इंटू थर्ड। ठीक है, 1+1 इंटू थर्ड ये हो सकता है। ठीक है। अब इसे हम बी का एच से संबंध निकालते हैं तो ये हो जाएगा 2+2 इंटू थर्ड, 2+2 इंटू थर्ड हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद में हम डी है यहाँ पर, ये इसका आगे जो करेंगे तो कैसे करेंगे, देखिए डी का कैसे करेंगे, जैसे ए के संबंध में किया कि 1+1 इंटू थर्ड, और दूसरे बी के संबंध में किया कि 2+2 इंटू थर्ड। यानी कि ए पहले नंबर पर आता है तो 1+1, बी है दूसरे नंबर पर आता है तो 2+2। इसी तरीके से डी जो फोर्थ नंबर पर आता है तो 4+4 इंटू थर्ड ये हो जाएगा। इसी तरीके से ई को करेंगे 5+5 इंटू थर्ड। तो यहाँ पर इनके मार्क्स हम लिख लेंगे। तो इनके मार्क्स लिखने के बाद में क्या आ जाएगा, पी और टी आ जाएगा। तो पी और टी हमारा ऑप्शन नंबर बी में है, पी और टी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 65 क्वेश्चन है, इसी तरीके से संबंधित है। यहाँ पर लिखा हुआ है मैजिक। ठीक है, मैजिक के बाद में यहाँ पर इन्होंने मैजिक को कुछ और लिख दिया है, मैजिक लिख दिया है, उसके बाद में ये लिख दिया है। तो इसका हमें यहाँ पर कोड बताना है। तो कैसे बताएंगे, देखिए मैजिक में एम के बाद में यहाँ पर एन आ रहा है। ठीक है, यानी कि +1 आ रहा है। ए के बाद में क्या आ रहा है, सी आ रहा है, +2 आ रहा है। जी के बाद में क्या आ रहा है, जे आ रहा है, +3 आ रहा है। आई के बाद में क्या आ रहा है, एम आ रहा है, यानी कि +4 आ रहा है। और सी के बाद में एच आ रहा है, +5 आ रहा है। यानी कि +1, 2, 3, 4, 5 इस तरीके से प्लस करते हुए यहाँ पर गया है। तो इसमें भी यही हम रूल अपनाएंगे और देखते हैं ऑप्शन हमारा मैच खाएगा या नहीं खाएगा। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले W है, W में +1 करेंगे क्योंकि पहला वर्ड है तो +1 करेंगे। तो इसमें +1 कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, x। फिर हमारे पास में I है, I के साथ में +2 करेंगे तो क्या आ जाएगा, k। फिर हमारे साथ में T है, T के पास जो T में +3 करेंगे तो क्या आ जाएगा, W। फिर C है, C में 4 करेंगे तो क्या आ जाएगा, G। H है, H में 5 करेंगे तो M आ जाएगा, यानी कि X, K और W, G, M। अब यहाँ पर देख लेते हैं X, K, W, G, M, यानी कि पहला ही ऑप्शन हमारा इसमें सही हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 66 है कि 11, 14, 19, 26 और 35 इसमें हमें अगला संख्या ज्ञात करनी है। तो देखिए इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले देखिए 11 और 14 में कितना अंतर है, 3 का अंतर है। ठीक है, 14 और 19 में कितना अंतर है, 5 का अंतर है। 19 और 26 में कितना अंतर है, 7 का अंतर है। और 26 और 35 में कितना, 9 का अंतर है। तो इस बार 11 का अंतर आएगा और 11 का अंतर आ जाएगा। 35 और 11 कितने हो जाएंगे हमारे, 46। 35 में 11 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 46 आएगा। 46 ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट हो जाएगा। अब चलते हैं 67वें क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर 67वां क्वेश्चन दिया गया है कि 10 है, 30 है, 20 है, x है, 50 है, 150 है, y है। तो इसमें हमें y माइनस x का मान निकालना है। x और y जो है दोनों लुप्त संख्या है। तो सबसे पहले इसका मान निकालने के लिए हमें पता होना चाहिए कि x और y का मान क्या है, जब भी हम इसमें y माइनस x कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे, देखिए 10 की गुना 2 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। और यहाँ पर क्या करेंगे, तो इसे यहाँ पर फॉलो करेंगे तो 30 की गुना x 2 में करेंगे तो कितना आ जाएगा, 60। x के स्थान पर हम 60 मान लेते हैं। अब ये रूल फॉलो करके देखते हैं ये चलता है नहीं। ठीक है, और यहाँ पर 20 की गुना हम किस में करें कि 50 आ जाए, यानी कि 2.5 में करें, 2.5 में करें, पहले 2 में गुना करी फिर 2.5 में करी। फिर अब 50 की गुना हम
किस में करेंगे, 50 की गुना किस में करेंगे, 50 की गुना भी हम किस में करेंगे, 50 की गुना करेंगे 2.5 में, ठीक है। या सॉरी 50 की हमने क्या किया था यहाँ पर, 10 की गुना 2 में तो कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, ठीक है। 10 की गुना 2 में कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। फिर 20 की गुना हमने कितने की, 2.5 में की तो 50 हो गया। फिर 50 की गुना हम 3 में करेंगे, ऐसे बढ़ते हुए क्रम में करेंगे। 50 की गुना कितने में करेंगे, 3 में, तो y की जगह पर आ जाएगा 150। और 150 में से हम 60 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास में, 90। और यही हमारा y माइनस एक्स का मान हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। 68 क्वेश्चन है कि संख्याओं में वह जोड़ी ज्ञात करें जो इस पैटर्न में उपयुक्त होगा। पहले दिया 15, 28, 17, 25, 19, 22, 21 और 19। तो इसमें पैटर्न हमें ये लगाना है, जिस हिसाब से पैटर्न चल रहा है तो हमारा क्वेश्चन मार्क पर क्या जो चिन्ह आएगा। देखिए 15 है, 15 से हुआ 17 यानी कि +2, 17 से हुआ 19 +2, 19 से हुआ 21 +2, यहाँ पर हो रहा है 28 से हो रहा है 25 माइनस के 3, 25 से हो रहा है 22 माइनस के 3, 22 से हो गया 19 यानी कि माइनस के 3। इस बार 21 से कितना होगा, +2 होगा तो यानी कि 23 आ जाएगा। और यहाँ पर 19 में से 3 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 16। तो 23 और 16 यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा इसमें राइट आंसर हो जाएगा। अब यह है क्वेश्चन कि दिए गए विकल्पों में कौन सी श्रृंखला तर्क निम्न के समान है। कैसे निकालेंगे, देखिए यहाँ पर दिया है कि डी सी ए एक्स और टी, डी सी ए एक्स और टी। अब इसका तर्क निकालना है कि ऐसा ऑप्शन कौन सा है इनसे मेल खाता हुआ हो। तो इसमें कैसे पता चलेगा कि डी सी ए एक्स और टी यहाँ पर दिया गया है, तो कैसे करेंगे, डी से सी आया तो यानी कि -1, सी से ए आया -2, ठीक है। ए से एक्स आया तो -3 कैसे होगा कि ए हमारा कितना होगा 27, अगर इसे मान लेते हैं तो -3 करेंगे तो कितना आएगा 24, और 24 पर क्या आ गया एक्स। फिर एक्स से टी आया तो कितना हो जाएगा -4, यानी कि सीरियल वाइज माइनस से यहाँ पर चल रहा है। तो कोई भी हम ऑप्शन इसमें उठा लेते हैं, तो जैसे हम इसमें कोई सा भी ऑप्शन ले लेते हैं, जैसे हमने डी ऑप्शन यहाँ पर चूज कर लिया, तो इसे हम करके देखेंगे सही है या नहीं है। डब्लू है, डब्लू में -1 करेंगे तो कितना आएगा, यहाँ पर सबसे पहले तो हम डब्लू ही ले लेते हैं और इसमें -1 करेंगे तो वी आएगा। वी से -2 टी आ गया, ठीक है। टी से -3 क्यू आ गया, और क्यू से -4 कितना आ गया, एम आ गया। तो यही हमारा ऑप्शन जो बिल्कुल राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद में 70वां क्वेश्चन है, इस श्रृंखला में लुप्त मान ज्ञात करना है। IBDF H3JL NP5R। तो इसमें हमारा कौन सा जो ऑप्शन लग सकता है, तो सबसे पहले देखिए 1 है, ठीक है। 1 के बाद में 3, 3 के बाद में 5, और 5 के बाद में आएगा 7, 7 आएगा। पहले नंबर पर था, दूसरी बार में दूसरे नंबर पर, तीसरी बार में तीसरे नंबर पर, तो इस बार लास्ट में आएगा 7। तो अब देख लेते हैं लास्ट में 7 कौन कौन से नंबर पर है, तो ये तो कट जाएगा, ये भी 7 नहीं है, ये भी नहीं है। तो इन दोनों में से कोई एक होगा जिसमें लास्ट में 7 है। अब इसमें और ट्रिक अपनाएंगे, कैसे अपनाएंगे देखिए। तो यहाँ पर देखिए एफ है, एफ है, एफ से क्या करेंगे, एच पर जो कंटेंट करेंगे तो कितना आएगा, +2 आएगा। फिर एल से एन पर करेंगे +2 आएगा, और आर से हम +2 करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, आर से हम +2 करेंगे तो कितना आएगा, टी, टी आ गया। तो यानी कि स्टार्टिंग में टी आना चाहिए, और ए ऑप्शन है जो इसमें स्टार्टिंग में एस है, तो इसलिए राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 71। यहाँ पर ये जो श्रेणी है ये पूरी करनी है, तो कैसे करेंगे श्रेणी को पूरी, देखें STRU और स्पेस स्पेस दोनों स्पेस हैं। तो देखिए STRU, इसमें हम लगा सकते हैं कि S के बाद में क्या आ रहा है, R, T के बाद में क्या आ रहा है, U, S के बाद में आ गया R, T के बाद में आ गया U, यानी कि -1 और -1, S से R -1, T से U -1। तो इसी तरीके से R से -1 करेंगे पहले नंबर पर, R से -1 करेंगे तो क्या आएगा, Q। फिर हम क्या करेंगे, U से -1 करेंगे, U से -1 करेंगे तो क्या आएगा, V। तो क्या आ जाएगा, Q और V, ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट इसमें हो जाएगा। 72 है कि अपने घर से X उत्तर की दिशा में 15 किलोमीटर चलता है। अपने घर से X जो है उत्तर की दिशा में 15 किलोमीटर चलता है। तो यहाँ पर पेन मैं चेंज कर लेता हूँ, जैसे मैंने ये ले लिया, ठीक है। कोई एक्स है, पार्टिकल है, ये अपने घर से उत्तर की दिशा में 15 किलोमीटर चलता है। यहाँ पर मैंने इसे 15 किलोमीटर चला लिया। उसके बाद में कह रहा है 15 किलोमीटर चला, फिर वह पूर्व की ओर मुड़ गया, यानी कि पूर्व इधर होगा तो मुड़ गया इधर की ओर, ठीक है। मुड़ गया, 10 किलोमीटर जा रहा है। यहाँ पर कितना जा रहा है, 10 किलोमीटर। मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ 10 किलोमीटर ये
पूर्व की ओर मुड़कर गया। फिर वह दक्षिण की ओर मुड़ा, यानी कि नीचे की ओर मुड़ा, 5 किलोमीटर चला। अंत में पश्चिम की ओर मुड़ते हुए 10 किलोमीटर चला, यानी कि पश्चिम की ओर मुड़ेगा और 10 किलोमीटर यहाँ पर चलेगा। अब ये बता रहा है कि वह अपने घर के संदर्भ में किस दिशा में है। अपने घर के संदर्भ में किस दिशा में, घर उसका यहाँ पर था और वो इस दिशा में है, तो कौन सी दिशा में, उत्तर दिशा में है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तर। 73, 4 किलोमीटर चलने के बाद एक्स दाहिनी ओर मुड़ गया और 3 किलोमीटर चला। उसके बाद वह बाईं ओर मुड़ा और आगे 5 किलोमीटर चला। अंत में वह उत्तर की ओर बढ़ रहा था। उसने किस दिशा से यात्रा स्टार्ट की थी। तो इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे कि उसने किस दिशा से यात्रा स्टार्ट की थी। सबसे पहले देखेंगे हम इसमें एक ऑप्शन ले लेते हैं, जैसे पहला ही ले लेते हैं कि ए हमने ऑप्शन ले लिया, तो ए ऑप्शन ले लिया तो देखेंगे 4 किलोमीटर चलने के बाद एक्स दाईं ओर मुड़ गया, तो उत्तर ले लेते हैं कि उत्तर की ओर 4 किलोमीटर चला और दाईं ओर मुड़ेगा, तो दाईं ओर किस साइड मुड़ेगा, इस साइड मुड़ेगा, ठीक है। और फिर 3 किलोमीटर चला, तो 4 यहाँ पर चला, 3 यहाँ पर चला। उसके बाद वह बाईं ओर मुड़ा और 4 किलोमीटर चला। बाईं ओर अगर ऐसे जा रहा है तो बाईं ओर ऊपर मुड़ेगा और कितना जाए, 5 किलोमीटर। अंत में वह उत्तर की ओर बढ़ रहा था, ठीक है, उत्तर की ओर ही जा रहा है, इस साइड से उत्तर की ओर जा रहा है, तो उसने किस दिशा से जो यात्रा स्टार्ट की थी, उत्तर से ही की थी, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 74 है कि ए घर से निकलकर 10 किलोमीटर उत्तर की ओर गया, फिर दाहिने मुड़कर 5 किलोमीटर गया और फिर दाहिने मुड़कर 10 किलोमीटर गया। उसके बाद वह बाएं मुड़कर 10 किलोमीटर गया। सीधे घर पहुंचने के लिए उसे किस दिशा में कितने किलोमीटर चलना पड़ेगा। तो यहाँ पर इसे हमें इस क्वेश्चन में दोनों कंडीशन बतानी है। एक तो इसमें बतानी है कि कितने किलोमीटर, यानी कि दूरी कितनी तय करेगा और कौन सी दिशा में, डायरेक्शन और दूरी इसमें दोनों बतानी है। तो देखिए यहाँ पर देख लेते हैं कि ए घर से निकलकर 10 किलोमीटर उत्तर की ओर गया, यहाँ पर ए 10 किलोमीटर गया उत्तर की ओर, 10 किलोमीटर चला। फिर उसने बोला है कि दाहिने मुड़कर 5 किलोमीटर गया, इधर मुड़ा और 5 किलोमीटर गया। फिर उसके बाद दाहिने मुड़कर 10 किलोमीटर गया, यहाँ पर आ गया 10 किलोमीटर, ठीक है। फिर इसने बोला है कि वह बाएं मुड़कर 10 किलोमीटर गया, बाएं मुड़कर 10 किलोमीटर गया, तो इधर से यहाँ पर ये 10 किलोमीटर आ गया। अब सीधे घर पहुंचने के लिए उसे किस दिशा में कितने किलोमीटर चलना पड़ेगा, यहाँ पर बताना है। तो देखिए अब ये यहाँ पर है 10 किलोमीटर, तो यहाँ पर एक्स्ट्रा आ गया और 5 किलोमीटर का डिफरेंस ये है, यानी कि इसे 15 किलोमीटर चलना पड़ेगा। तो 15 वाले कौन कौन से ऑप्शन है, एक ही ऑप्शन है, और 15 किलोमीटर पश्चिम की ओर उसे इस तरफ जाना पड़ेगा। तो इस तरफ से यहाँ पर अगर रेफरेंस मानते हैं तो इस तरफ साइड कौन सी है, पश्चिम की साइड है, तो पश्चिम की साइड उसे जाना पड़ेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 75। 75 क्वेश्चन देखिए यहाँ पर दिया गया है कि रात के 9 बजे घंटे का कांटा उत्तर की ओर होता है। अब हम यहाँ पर ये दिशा हमने बना ली। हाँ, इसने बोला है कि रात के 9 बजे घंटे का कांटा उत्तर की ओर होता है। ये हमारा घंटा है, तो 9 और 12 और 3 और 6 इस तरीके का होगा, और 9 इस तरीके से बजेंगे। ये घंटे का कांटा हुआ, ये मिनट का हुआ, तो इसे साइड को उत्तर बोल दिया, यानी कि ये साइड कौन सी बोल दी, इसे मैं लिख देता हूँ उत्तर, ये उत्तर साइड बोल दी। अब क्वेश्चन में क्या कहा है कि 6:30 बजे मिनट का कांटा किस दिशा की ओर होगा। 6:30 बजे, 6:30 कैसे होंगे कि दोनों सुइयां यहीं पर होंगी, तो ये वैसे कितना है, ये दक्षिण की ओर है, पर ये अब जो इसके अकॉर्डिंग, यानी कि पहली कंडीशन के अकॉर्डिंग किस दिशा में होगा, तो किस दिशा में होगा। देखिए उत्तर कितना बताया था पहले, उत्तर इधर साइड को बताया उत्तर, तो यानी कि कितना 90 डिग्री, और इधर की साइड 90 डिग्री इधर की साइड है, ठीक है, 90 डिग्री इधर की साइड है। तो इसमें क्या हो जाएगा, कौन सी दिशा हो जाएगी ये, तो ये कौन सी दिशा हो जाएगी, अगर ये हमारी ये जो, तो ये हमारी कौन सी है, ये दक्षिण दिशा है, तो इसे 90 डिग्री इधर घुमाएंगे तो कौन सी हो जाएगी, ये पश्चिम हो जाएगी। तो पश्चिम एक ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी पश्चिम इसका राइट आंसर हो जाएगा। 76 को करते हैं। 76 को हम कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पर है वही कथन दिए गए कि सबसे पहला है कि गुणवत्ता का मूल्य होता है। भारत शिक्षा के लिए बहुत सारी निधि आवंटित कर रहा है। निष्कर्ष इसके लिए कि भारत में शिक्षा की गुणवत्ता जल्द ही सुधर जाएगी। या निष्कर्ष 2 है कि अकेले वित्त पोषण शिक्षा की गुणवत्ता में वृद्धि कर रहा है। तो यहाँ से हमें इसमें कौन सा लग रहा है, देखिए यहाँ पर एक बार और कथन को हम अच्छे से पढ़ लेते हैं। गुणवत्ता का मूल्य होता है, भारत शिक्षा के लिए बहुत सारी निधि आवंटित कर रहा है। तो निष्कर्ष है कि भारत में शिक्षा की गुणवत्ता जल्द ही सुधर जाएगी।
अगर इसके कथन के अकॉर्डिंग चले, हम कथन के अकॉर्डिंग ही चलना है जैसे क्वेश्चन ने दिया है, तो इस हिसाब से तो भारत में जो शिक्षा की गुणवत्ता जल्दी सुधर जाएगी, क्योंकि ये बहुत सारी निधि आवंटित कर रहा है। तो मेरे हिसाब से निष्कर्ष नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब पोर्शन आ जाता है रीजनिंग का। रीजनिंग में 77 क्वेश्चन है। ठीक है, 77 क्वेश्चन नीचे करेंगे। तो ये जो क्वेश्चन है इसमें 2 चार्ट है। ठीक है, अब इसमें क्या निकालना है कि डी को प्राप्त होगा, जो लाभ होगा प्राप्त कितने रुपए होगा। तो क्या करेंगे, सबसे पहले 24 लाख है। ठीक है 24 लाख है और आधा हिस्सा इसका कितना हो जाएगा, 12 लाख हो जाएगा। आधा हिस्सा इसमें क्वेश्चन में बोला गया है 12 लाख हो जाएगा। और यहाँ पर बोला गया है कि 4 भागीदारों के बीच वितरित किया जाना है। इस लाभ का आधा हिस्सा निवेश के अनुपात में 4 भागीदारों के बीच में वितरित किया जाना है और बाकी का आधा काम किए गए घंटों के अनुपात में डी को कितना लाभ इसमें मिलेगा। चलिए पहले इसमें क्या करेंगे, 20% करेंगे इसका। ठीक है, प्लस में जो बाकी का आधा कितना था, जो 12 लाख एक बार होगा और 12 लाख बाकी का आधा हो जाएगा, उसमें 17/4 जो 17/100 करेंगे। तो इसे हमें सॉल्यूशन करके कितना आ गया, 4,44,000। तो जो डी का हिस्सा होगा कितना होगा, 4,44,000 हो जाएगा। 78 है कि कौन सा शब्द अन्य शब्दों से अलग है। कौन सा शब्द है जो अन्य शब्दों से अलग है। देखिए पेपर, क्रेयन, पेन या पेंसिल। तो इनमें क्या है, सबसे अलग क्या है, पेपर। अगला क्वेश्चन है हमारा 79 क्वेश्चन देखिए, दिए गए विकल्पों में विषम अक्षर का जो चयन हमें इसमें करना है। तो विषम अक्षर कौन से होंगे, तो सबसे पहले को देख लेते हैं, ई फिर सी और फिर ए, यानी कि 2-2 का डिफरेंस है, -2-2 हो रहा है। QOM इसमें भी -2-2 हो रहा है, VTR में -2-2 हो रहा है, तो अलग यही हो जाएगा क्योंकि इसमें +2 हो रहा है। असिवा जो बाकियों से अलग आकृति है, बाकियों से अलग आकृति कौन सी है, तो इसमें सी है जो बाकियों से अलग आकृति है। किस तरीके से है कि ये जो अवयव है ना सीधी रेखा में सजे हुए हैं इसमें। ठीक है, 81वां क्वेश्चन है, इसमें भी बाकी से अलग आकृति इसमें देखनी है। तो इसमें बाकी से अलग आकृति कौन सी हो जाएगी, देखिए अब इसमें देखते हैं। एक इसमें A E I O U, ठीक है 2 हो गए इसमें स्वर, इसमें हो जाएंगे O और E, इसमें भी 2 हो गए। ठीक है, इसमें 3 हो गए, 3 E भी है, इसमें भी 3 हो गए। और इसमें देखते हैं 1 2 और 1 3, इसमें भी 3 हो गए। इसमें देखते हैं कितने, 1 है और 2 है, इसमें 2 हैं। तो बाकी से अलग कितनी है, एक ही आकृति है, नंबर ए। 82 देखते हैं, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे शब्द से उसी प्रकार संबंधित है। नींबू हो जाएगा खट्टा, नींबू क्या हो जाता है, खट्टा हो जाता है, यहाँ पर इसमें ऑप्शन में दिया हुआ है। और आइसक्रीम का स्वाद क्या होता है, मीठा हो जाता है। ठीक है 83, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरी संख्या से इस तरीके से संबंधित है। तो इसमें क्या करेंगे, इससे संबंधित है, तो यहाँ पर ये क्या आ जाएगा, इसे करने का तरीका 3125। ठीक है 3125 है और बटे में क्या करेंगे 32, 3125 है और इससे इसे डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, ये जितने बार पॉइंट है 3 और 2 5 बार जो पॉइंट हटाकर 0 आ जाएगा, तो इसका मान क्या आ जाएगा 0.3125, इसका पॉइंट मान आ जाएगा 5 बार। तो ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर ये रहा, 5 गिनने हैं इसमें, 1 2 3 4 5, तो ये ऑप्शन नंबर सी इसमें हो जाएगा। 84 है, इसमें आकृति जो इसमें निहित है वही इसमें निकालनी है 84 में। तो अब देखते हैं, ये क्वेश्चन पहले भी आया था। ठीक है, इस तरीके से आकृति है, ये इस तरीके से है और इस तरीके से है, इस तरीके से करके ये है, तो यानी कि ए में ही है, ए ही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 85 देखिए, कौन सी आकृति प्रश्न आकृति में पैटर्न को पूरा करेगी 85 में, तो 85 में सी आकृति है जो प्रश्न पैटर्न को पूरा करेगी। अगला 86 है, 86 में आकृति बनाने के लिए जोड़ा जा सकता है, आकृति बनाने के लिए क्या इसमें जोड़ा जा सकता है, इसके ऑप्शन देख लेते हैं पहले। 86 के ऑप्शन ये रहे, इसके ऑप्शन है 86 के, तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा, इसमें देखिए ये वाला ए नंबर है, ये राइट आंसर इसमें हो जाएगा। उसके बाद में देखते हैं 87 भी अच्छा क्वेश्चन है। इसमें जो पासा है इसे कैसे कर सकते हैं, तो इसमें नहीं बनाया जा सकता, ये देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं, इसके विपरीत ये है, इसके विपरीत ये है और इसके विपरीत ये है, जो एक दूसरे के विपरीत है वे फ्रंट पर नहीं आ सकते। तो ये है स्टार है और स्टार के विपरीत ओ है, तो ओ इसमें नहीं आना चाहिए, और इसके विपरीत ये है, ये नहीं आना चाहिए, तो ये तो बन सकती है। इसे देखते हैं, इसमें क्या होगा,
इसमें इसके विपरीत ये है तो ठीक है, इसके विपरीत ये है, ये नहीं आ रहा है, ठीक है, और इसके विपरीत ये है तो ये भी नहीं आ रहा है, ये भी बन जाएगी। इसे देखते हैं, इसमें क्या है, इसके विपरीत स्टार है तो नहीं आ रहा है, ठीक है, इसके विपरीत पॉइंट है तो ये इसमें पॉइंट और ये दोनों ये विपरीत आ गए, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 88। यहाँ पर है कि परिवार में कम से कम 4 सदस्य होने चाहिए जिसमें केवल एक विवाहित जोड़ा होना चाहिए। अच्छा परिवार की मासिक संयुक्त आय 25,000 प्रति माह से अधिक नहीं होनी चाहिए। परिवार के किसी भी सदस्य के खिलाफ आपराधिक मामला नहीं होना चाहिए। परिवार के किसी भी सदस्य को योजना का लाभ नहीं मिलता हो। ई परिवार के किसी भी सदस्य के नाम पर कोई आवश्यक संपत्ति ना हो। हालांकि अगर कोई परिवार इसे छोड़कर अन्य सभी मापदंडों को पूरा करता है तो इसमें क्या करना है, देखिए उपयुक्त और यदि संयुक्त आय में पेंशन मिलती है तो पेंशन की राशि कटौती योग्य है। उपयुक्त और यदि कोई सदस्य कारावास से रिहा है तो केंद्रीय पुलिस स्टेशन को मामला जाता है। नंबर 3 है कि ई उपयुक्त और उस किराए के घर में 7 वर्षों से अधिक समय तक रहे तो इसे स्वामित्व आवश्यक संपत्ति माना जाएगा। ठीक है, इसके जो ऑप्शन देखते हैं, अब देखें, अब यहाँ पर दिया है कि परिवार ए में माता पिता दादा और 2 बच्चे हैं। 3 वर्ष पहले पिता को दंगे में 2 साल की जेल हुई थी। पिता प्रतिमाह 20,000 कमाता है। दादा को प्रतिमाह 7,000 की पेंशन मिलती है। परिवार के अन्य किसी सदस्य की कोई कमाई नहीं है। परिवार के अन्य कोई छूट नहीं मिलती और उनकी नहीं स्वयं स्वामित्व की संपत्ति है। वे पिछले 5 वर्षों से उसी घर में किराए पर रह रहे हैं। ऑप्शन, भूखंड आवंटित किया जाए, भूखंड रद्द किया जाए, सेंट्रल पुलिस स्टेशन भेजा जाए, आंकड़े अपर्याप्त। तो इसमें क्या होगा, देखिए जेल से रिहा हुआ तो ये क्या हो जाएगा, इसमें जेल से रिहा हुआ है तो इसे सेंट्रल पुलिस स्टेशन के लिए भेजा जाना चाहिए। 89 को भी पढ़ते हैं। परिवार बी में दादा, उनकी पत्नी, उनका पुत्र और उनकी बहू और उनकी नातनी, परिवार का कोई भी सदस्य कमाता नहीं है। परिवार दादा की प्रतिमाह 30,000 पेंशन से चलता है। परिवार के किसी भी सदस्य के खिलाफ कोई आपराधिक मामला नहीं है, न ही उनके पास आवश्यक संपत्ति तथा उन्हें अन्य छूट की। किराए घर में 30 वर्ष से रह रहे हैं। दादा की शादी हुई थी जब से रह रहे हैं, तो इसका क्या हो सकता है, देखिए भूखंड रद्द किया जाए क्योंकि ये 30 वर्ष से उसमें रह रहे हैं। 90 क्वेश्चन है, 90 क्वेश्चन देख लीजिए। परिवार सी की कुल मासिक आय 26,000 जिसमें विधवा दादी को मिलने वाली पेंशन है 3,000। शादीशुदा जोड़े को 3 वर्ष का पुत्र भी है। परिवार के किसी भी सदस्य के खिलाफ आपराधिक मामला नहीं है, न ही इनके आवश्यक संपत्ति है। इन्हें अन्य छूट भी नहीं मिलती। ये पिछले 6 साल से किराए के घर में रह रहे हैं। तो इसमें क्या होगा, इसे भूखंड आवंटित किया जाना चाहिए सारी शर्तों को, क्योंकि ये क्वेश्चन पूरी कर रहा है। अगला है 91। इसमें हमें आकृति देखनी है। आकृति कौन सी हो जाएगी, देखिए आकृति इसमें हो जाएगी तो इसमें ए नंबर की आकृति हो जाएगी ये वाली, क्योंकि इस तरीके की आकृति अभी इसमें नहीं दिखाई गई है। ये इसके बिल्कुल सेम है तो इस दूसरे से नहीं है, तो इस आकृति को ये पूरा करेगी ए नंबर की। चलते हैं 92 की ओर। 92 में भी आकृति है। 92 में आकृति कैसे है, देखिए 92 में ये भी हो जाएगा क्योंकि इसमें यहाँ पर गोल आ रहा है इस तरीके का, ये आयत इसमें नहीं आ रहा है तो इस बार आयत आएगा, ये बी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 93। रेखा की कितनी न्यूनतम रेखा की इसमें आवश्यकता होगी 93 में, तो कितनी होगी गिनते हैं। एक हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 5 6, ठीक है, 7 8 9 10, एक ये है 11, एक 12, एक 13, एक 14 और 14 और एक ये रही 15, तो 15 इसमें राइट आंसर हो जाएगा। अगला दर्पण से है। दर्पण हमने यहाँ पर रखा और इसका प्रतिबिंब हमें बताना है। दर्पण यहाँ पर रखा हुआ है, तो दर्पण यहाँ पर रखा हुआ है तो प्रतिबिंब कैसी हो जाएगी, देखिए ये है तो ये इधर हो जाएगा, यानी कि इस तरीके का हो जाएगा और इस तरीके का भी हो जाएगा, ठीक है। ये है, ये इधर आ जाएगा और ये इधर आ जाएगा, तो बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। 95 देखिए कागज कटिंग का 95 में, तो इसका जो राइट आंसर है ए है, इसे आप करके देख लीजिएगा। 96 अच्छा क्वेश्चन है। देखिए उस शब्द को चुने जो सबसे पहले आएगा, इसमें बताना है उस शब्द को चुने जो सबसे पहले इसमें आएगा। तो देखिए पॉकेट है, पोडियम है, प्लोटिन है, ये पोचर है, तो PO इसमें अलग, तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्योंकि जो इसमें एल है ओ से पहले आता है, ठीक है। अगला है 97 है। 97 क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार। 97 में भी यही है, देखिए
रैंडम ये दिया गया टेलीफोन, ये इसमें इसे भी ऐसे ही करेंगे तो इसका क्या हो जाएगा, एलआरटी हो जाएगा। इसमें हमें विलुप्त संख्या निकालनी है। विलुप्त संख्या इसमें कैसे निकालेंगे, देखिए डी ई डी एफ, एफ के बाद में क्या है, एल, ई है। तो एफ का और जे का संबंध कितना है, +4 का संबंध है। ठीक है, यहाँ पर इसमें भी +4 का संबंध है, इसमें भी +4 का संबंध है, तो इसमें टी यू भी हो जाएगा। ये क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन पिछले वाले सेट में भी था, तो इसे कैसे करेंगे, पिछले वाले सेट में भी क्वेश्चन था, इसे कैसे करेंगे। देखिए यहाँ पर डब्लू है, एम है, डब्लू है, एम है, डब्लू एम, डब्लू एम, डब्लू एम। तो अब नेक्स्ट में कौन सा आएगा, नेक्स्ट में कौन सा आएगा, नेक्स्ट में कौन सा आएगा, इसे एक बार देख लेते हैं। नेक्स्ट में आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर डब्लू पहले दे दिया, एम आना चाहिए था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 100 इसमें दिया है कि क्वेश्चन नंबर 100 में देखिए, इससे ये किया, यानी कि प्लस में क्या किया हमने 1.4, प्लस में 1.4, प्लस में 1.4, प्लस में 1.4 करेंगे तो क्या आ जाएगा 1.1 इसमें आ जाएगा। 101वां क्वेश्चन है कि यदि किसी महीने का तीसरा दिन सोमवार है तो निम्नलिखित में से कौन सा दिन उस महीने के 21वें दिन के पहले चौथा दिन होगा। तो कौन सा हो जाएगा, देखिए 21वें दिन के पहले चौथा दिन, यानी कि 21वें दिन, और किसी महीने जो महीने का तीसरा दिन सोमवार है, 21 में से हम क्या करेंगे 5 घटा देंगे, कितना आ जाएगा 16, 16 को 7 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 2, और 2 में इसे जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा, ये इसका जो राइट आंसर क्या आ जाएगा, सी, रविवार। ठीक है, अगला है 102, इसमें भी यहाँ पर निकालना है, तो आप इसे निकाल सकते हैं, ये आपके लिए मैं छोड़ रहा हूँ, आप इसका जो जवाब कमेंट बॉक्स में दे देना। क्वेश्चन नंबर 103 है, क्वेश्चन नंबर 103 में क्या है, देखिए इनके कोड निकाल देते हैं। जब यहाँ पर 319 का अर्थ है आइस इज कोल्ड, 431 का अर्थ है विंटर इज कोल्ड, तो यहाँ पर कोल्ड सेम है, कोल्ड सेम है, तो इनमें एक सेम है, एक सेम है। ठीक है, कट गया ये। अच्छा, इसमें आइस इज कोल्ड है, तो इसमें इज भी कोल्ड है, जो सेम है, इज भी सेम है, तो 3 कट गया, 3 कट गया। यहाँ पर क्या है, इसका जो आइस का तो कोड कितना रह गया, 4 रह गया, सॉरी विंटर का कोड रह गया 4, और आइस का कोड हो गया 9। विंटर का कोड हो गया 4, आइस का हो गया 9, और इनका कोड अब हमें इसमें निकालना है। तो इसमें 4 भी कटेगा, 9 भी कटेगा, तो इनका कोड क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 104, किसी विशेष कूट में प्लस को इतना लिखा जाता है, एटॉम को इतना लिखा जाता है, इस कूट में प्लम को कैसे लिखा जाएगा। तो देखिए पी एल यू एस, ये है पी एल यू एस है, P6 लिखा हुआ है यहाँ पर, जो 2, 7 और 5 ये क्वेश्चन में लिखा हुआ है, ये इसमें क्वेश्चन में लिखा हुआ है। तो प्लम को क्या लिखा जाएगा, देखिए P कितना हो जाएगा 6, ए इसमें कितना है 4 है, एल एल इसमें कितना है 2 है, और फिर रह गया एम, एम कितना है इसमें 3, तो 64, 23 इसमें राइट आंसर हो जाएगा। 105, 105वां क्वेश्चन है। 105वां क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर दिया गया है कि यहाँ पर ये चिन्ह बदलने के लिए दिया गया है, इसे भी आप आसानी से कर सकते हैं, मैं करा देता हूँ, वैसे आसानी से हो जाएगा, कोई इसमें जल्दबाजी नहीं है। क्या करना है, प्लस को गुना, माइनस को प्लस, गुना को भाग, और भाग को माइनस करना है। तो 4 + 2, तो इसमें 4 गुना 2 हो जाएगा, 4 गुना 2। ठीक है, माइनस के स्थान पर क्या हो जाएगा, भाग, वो जो प्लस हो जाएगा +9, फिर गुना के स्थान पर हो जाएगा भाग 3, और भाग के स्थान पर हो जाएगा -6। 3 × 9, 3 से ये कट गया, 4 दूनी 8, तो ये हो जाएगा 8 और +3 और -6, 8 में 6 गए 2 और 3 हो जाएगा 5, तो इसका राइट आंसर आ जाएगा 5। 106, यदि नोटी को ये लिखा जाए तो लाई को कैसे लिखा जाएगा, इसमें दिया गया है। तो इसमें देखिए एक चीज देखिए, N से M, A से Z, U से F, तो यानी कि सारे विपरीत शब्द दिए गए हैं, तो LIE इनका विपरीत शब्द क्या हो जाएगा, इसका विपरीत शब्द LIE का हो जाएगा, जो O, L का O, R और V, ORV हो जाएगा, ORV, D ऑप्शन। 107 नंबर, यदि A@B का अर्थ है ए बी का पुत्र है, A हैज B का अर्थ है ए बी का भाई है, A*B का अर्थ है ए बी की माँ है, P*Q*R हैज इसका अर्थ क्या होगा, इसका अर्थ हमें इसमें निकालना है। तो इसका अर्थ कैसे निकालेंगे, देखिए चलिए देखिए, P और Q इसमें संबंध हो जाएगा, ये P हो जाएगा पुत्र हो जाएगा, Q इसका Q का,
ठीक है। स्टार में क्यू माँ हो जाएगी आर की, ठीक है। हैज में जो आर भाई हो जाएगा एस का हो जाएगा, तो पी का एस से क्या हो जाएगा, ये भाई हो जाएगा, तो पी एस का क्या है, भाई है, ठीक है। अगला क्वेश्चन 108, पी परसेंटेज क्यू का अर्थ है पी क्यू का भाई है, ठीक है। और इसका अर्थ है पी जो है क्यू का पिता है, पी स्टार क्यू का अर्थ है कि पी क्यू का पुत्र है। क्या सही दर्शाता है कि पी एस का भाई है, क्या सही दर्शाता है पी एस का भाई है, तो इसमें बताना है। तो पहले ही हम इसे चूज करके देखते हैं, इसमें देखते हैं, इसमें क्या हो जाएगा, ये इसका पुत्र हो जाएगा, इसका पिता हो जाएगा, और ये इसका भाई हो जाएगा। तो इसका पुत्र होगा और पिता इसका होगा, इसका भाई होगा, तो ये दोनों भाई भाई हो जाएंगे, तो ऑप्शन नंबर ए सही इसका हो जाएगा। 109, ए ने बी से कहा तुम मेरी पत्नी के दामाद की बेटी हो, बी ए से किस तरह से संबंधित है। देखिए, ए ने बी से कहा कि तुम मेरे पत्नी के दामाद की बेटी हो, बी ए से किस तरीके से जो संबंधित है, तो इसमें किस तरीके से संबंधित है, बी ए की पोती है। 110, इसमें देखिए जो डायग्राम से है, अब देखना है त्रिभुज पुरुषों को दर्शाता है, ये हो गए पुरुष, वृत्त लेखाकार ये हो गए लेखाकार, आयताकार जो अमेरिकियों को दर्शाता है, आयत है अमेरिका वाले, ठीक है। और जो ये हमारा लास्ट में बचा है ये किसे दर्शाता है, देखिए चतुर्भुज है, चित्रकारों को दर्शाता है। अब इसमें बताना है कि कौन सा सेट उन अमेरिकियों को दर्शाता है जो पुरुष नहीं है, कौन सा सेट है जो अमेरिकियों को दर्शाता है और वे पुरुष नहीं है। तो इसमें देखिए पुरुष होने नहीं चाहिए, पुरुष है त्रिभुज, त्रिभुज से अलग, और अमेरिका, अमेरिका कौन से है इसमें, अमेरिका के लिए है इसमें आयत, और अमेरिका को दर्शाता है जो पुरुष नहीं है, तो आयत है। तो आयत में इसमें क्या हो जाएगा, देखिए इसमें इसके एक बार ऑप्शन दे लेते हैं, ऑप्शन देखिए इसके, ऑप्शन हो जाएगा HIGF हो जाएगा। HIGF कैसे हो जाएगा, देखिए यहाँ पर सोल्व भी कराते हैं। HIGF ऐसे हो जाएगा, देखिए H ये अलग हो गया, सॉरी H ये अलग हो गया, I हो गया, ठीक है, G हो गया और F हो गया, ये इसमें आ गए, पर पुरुष वाले पोर्शन में J आ रहा है, K आ रहा है, ये नहीं होगा, तो HIGF इसलिए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 111, तो इसमें कहा है कि और एक पिताओं महिलाओं और डॉक्टरों के बीच में संबंध, पिता महिला डॉक्टर के बीच में संबंध कौन सा है, देखिए पिता डॉक्टर और महिला, ठीक है। पिता डॉक्टर भी हो सकता है, महिला भी डॉक्टर हो सकती है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 112वां क्वेश्चन है, रेखा आरेख पिछले 6 वर्षों में पासपोर्ट कार्यालय द्वारा जारी किए गए पासपोर्ट की संख्या को दर्शाता है। कितने वर्षों में जारी किए गए पासपोर्ट की संख्या उनके आगामी वर्षों के में जारी किए गए पासपोर्ट की संख्या में अधिक है। चलिए देखिए इसे कैसे करेंगे। सबसे पहले देखिए इसे देखते हैं, 4 वर्षों में कितने पासपोर्ट जारी किए गए, 4 वर्षों में देखिए एक जगह 550, 650, 550, 650, 200, इसमें क्या है 700, 350 और 400, तो इसमें क्या हो जाएगा पासपोर्ट की संख्या, तो 4 वर्षों में सबसे ज्यादा हो जाएगी पासपोर्ट की संख्या, तो ऑप्शन नंबर इसका आ जाएगा बी। अगला क्वेश्चन है 113, 113 क्वेश्चन है और लास्ट का क्वेश्चन है ये हमारा, इसका रीजनिंग का, इसके बाद में हिंदी चल जाएगी। 113 क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पर दिया गया है कि देश ए से देश एफ के बीच जनसंख्या घनत्व का अनुपात ज्ञात कीजिए। ए में कितना है 50 और एफ में कितना है 150, तो 50 अनुपात 150 हो जाएगा, 1 अनुपात 3। अब हिंदी का पोर्शन हमारा आ चुका है। इनमें से कौन जयशंकर प्रसाद जी की प्रसिद्ध रचना है, जयशंकर प्रसाद जी की प्रसिद्ध रचना परिमल, नीरजा, कामायनी, अनामिका, तो इसका राइट आंसर है कामायनी। अब आ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 115 उस टाइम का करंट का क्वेश्चन, 2017 का साहित्य अकादमिक पुरस्कार किस लेखक को दिया गया, किस लेखक को दिया गया था अकादमिक पुरस्कार, तो ये दिया गया था रमेश कुंतल मेघ को दिया गया था। अब इसे पैराग्राफ को पढ़ेंगे। व्यवसायीकरण की आंधी से खेलों की दुनिया भी नहीं बची रह सकी, आज खेलों का अपना एक अलग अर्थशास्त्र है। पिछले दिनों भारत में आयोजित इंडियन प्रीमियर लीग यानी IPL ने यह साबित कर दिया कि खेलों का बाजारीकरण किस हद तक किया जा सकता है और यह कितने भारी लाभ का सौदा है। पहले से ही क्रिकेट में पैसों की भरमार रही है, लेकिन IPL ने इस खेल की अर्थव्यवस्था को ऐसा विस्तार दिया है कि इसका असर लंबे समय तक बना रहेगा। एक अनुमान के मुताबिक भारत में खेल उद्योग का आकार 10,000 करोड़ रुपए सालाना तक पहुंच गया है। खेलों ने उत्सव का रूप धारण कर लिया।
यह हमारे दिन प्रतिदिन के जीवन को प्रभावित करते हैं। बाजार ने खेलों को एक ऐसे उद्योग में तब्दील कर दिया कि इससे सामान्य जनजीवन पर असर पड़ने लगा है। मैच के हिसाब से लोग अपने दिनचर्या तय करते हैं। क्रिकेट के अलावा अगर देखें तो भारत में भी अन्य खेलों में पैसे का दखल बढ़ रहा है। 2008 में बीजिंग में संपन्न ओलंपिक ने यह भी साबित कर दिया कि खेलों में अपनी एक अलग अर्थव्यवस्था है। भूमंडलीकरण के इस दौर पर उनकी उपेक्षा नहीं की जा सकती। बहरहाल अब हालात ऐसे हो गए कि खेल प्रतिस्पर्धाएं बहुराष्ट्रीय कंपनियों के बजट पर असर डालने लगी हैं। इस बात में किसी को भी संदेह नहीं होना चाहिए कि खेलों ने एक उद्योग का स्वरूप ले लिया है। बहरहाल इस बार के बीजिंग ओलंपिक के 12 मुख्य प्रायोजक, जिनमें से कोटक जैसी कंपनियां भी शामिल रही है, जिसने आधुनिक खेलों का साथ 1896 से ही दिया है। इसके अलावा ओलंपिक के बड़े प्रायोजकों में कोका कोला भी थी। 1928 के ओलंपिक के साथ जुड़ी हुई इन 12 मुख्य प्रायोजकों के से आयोजक की संयुक्त अकादमिक $866 मिलियन तक पहुंच चुकी है। अब इससे देखते हैं कि खेलों की दुनिया किसकी चपेट में आई है। खेलों की दुनिया किसकी चपेट में आई है, ये हमें इसमें बताना है। तो देखिए, जो खेलों की दुनिया है ये जो व्यवसायीकरण की चपेट में आ चुकी है। क्वेश्चन नंबर 117, खेल की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा किससे मिला। खेल की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिला था आईपीएल से। बाजार का खेलों पर होने वाला प्रभाव का असर किस पर दिखाई दे रहा है, तो किस पर दिखाई दे रहा है, ये असर जो आम लोगों पर दिखाई दे रहा है। आम लोगों का मतलब है कि अर्थव्यवस्था पर दिखाई दे रहा है। खेल प्रतिस्पर्धा का किसके बजट पर असर हो रहा है, बहुराष्ट्रीय कंपनियों के बजट पर हो रहा है। ठीक है, जैसा पैराग्राफ में हमने पढ़ा था। 120 क्वेश्चन, विभिन्न प्रायोजकों से किसकी संयुक्त जो आमदनी में इजाफा हुआ है। 120वां क्वेश्चन है कि किसकी आमदनी में इजाफा हुआ है। ये खेल जो इसमें आयोजकों की आमदनी में इजाफा हुआ है। ठीक है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में उस सही का चयन कीजिए। पद के उचित अलंकार के रूप में सबसे अच्छा विकल्प है। तरनी तनुजा तट तमाल तरवर बहु छाए, यहाँ पर ये दिया है। तो इसमें क्या है, देखिए इसमें तय वर्ण की आवर्ती जो बार बार हो रही है, इसलिए अनुप्रास अलंकार है। चलिए 122, इसमें बताना है कि अवयव का भेद। आज दिन भर वर्षा होती रही, आज दिन भर वर्षा होती रही, तो दिन भर जो है इसमें क्रिया विशेषण अवयव का काम कर रहा है। 123 को देखते हैं। आप नानी के घर जाओ, आप नानी के घर जाइए, आप नानी घर जाओ, आप नानी ने घर जाना है, आप नानी के घर जाओ। तो इसमें क्या हो जाएगा, बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है, तो यानी कि आप नानी के घर जाइए। एक छंद में कितने चरण होते हैं, क्वेश्चन है कि एक छंद में कितने चरण होते हैं। छंद में होते हैं 4 चरण। अगले क्वेश्चन है 125वां क्वेश्चन, देखिए यहाँ पर दिया गया है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे के सही अर्थ वाला विकल्प है। गीदड़ भभकी, कोरी धमकी, धूर्त व्यक्ति, विरोध करना, आरोप लगाना। तो इसमें कौन सा हो जाएगा, 125वां नंबर हो जाएगा। इसमें हो जाएगा कोरी धमकी। ठीक है, रस का संबंध किस धातु से माना जाता है। इसमें बताना है कि रस का संबंध जो है किस धातु से माना जाता है, ये माना जाता है श्रेय धातु से। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं। हाथी ने केला खाया, क्रमवाच्य। हाथी ने जो केला खाया ये क्रमवाच्य है। इसके जो वाक्य परिवर्तन हमें इसमें बताना है। तो इसमें क्या हो जाएगा, हाथी केला खाता है, हाथी केला खा लिया, हाथी द्वारा केला खाया गया। इसमें राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला है, इनमें से किस चिन्ह का अर्थ है कि आधा रुकना। आधा रुकना कौन से चिन्ह का अर्थ है, इसमें से बताना है। तो इसमें चिन्ह का अर्थ है ये वाला, आधा रुकना। चिन्ह आपके जो एग्जाम में हर पेपर में मिलेगा। सही समास वाला विकल्प पहचानना है। दशानन, दशानन, ये तो आपको बताने की भी जरूरत नहीं है, दस है आनंद जिसके। ठीक है, अगला है, इसमें किसी भी स्थिति में टाला ना जा सके एक शब्द। असंभव, अनिवार्य, संभव, आजीवन। असंभव, अनिवार्य, संभव, आजीवन, इसमें क्या हो जाएगा, अनिवार्य। ठीक है, अगला है 131, इसमें बताना है 4 विकल्प दिए गए हैं। एक अनेकार्थी शब्द का अर्थ है उस शब्द को चुनना है। सूर्य, सोना, आकाश, गोद। सूर्य, सोना, आकाश, गोद। तो इसमें ए हो जाएगा क्योंकि अरुण अर्थात सूर्य होता है। इसमें बताना है विभक्ति, कारक की विभक्ति पहचाननी है। तो कारक की विभक्ति इसमें कैसे पहचानेंगे, रारे, से के, हे अरे, मे पर। तो इसमें क्या हो जाएगा, मे पर। क्वेश्चन नंबर 133,
क्वेश्चन नंबर 133 मैं आप पर छोड़ देता हूँ, आप इसका कमेंट में आंसर दे दीजिएगा। एक दो क्वेश्चन मैं छोड़ता जाऊंगा क्योंकि आपको भी इसमें पता चल जाए कि हम कैसे इस क्वेश्चन को कर रहे हैं। हल्का क्वेश्चन है इसलिए मैंने छोड़ दिया। क्वेश्चन नंबर 134 भी आप ही करिए। 35वीं भी आपने करना है। 36वां देखते हैं कैसा है। 36वां मैं करा देता हूँ, थोड़ा सा स्त्रीलिंग बताना है प्रबंधकर्ता का, प्रबंधकर्ता का स्त्रीलिंग बताना है। तो क्या हो जाएगा, प्रबंधकर्त्री हो जाएगा, सी ऑप्शन। अगला 137 है, नीचे दिए गए शब्द का सही बहुवचन रूप लिखना है। नेता, नेता का क्या हो जाएगा, नेताएं। नेता का क्या हो जाएगा, नेताओं। ठीक है, इसमें भी बहुवचन रूप ऋतु का ऋतुएं हो जाएगा। हल्के हल्के क्वेश्चन है। 139, स्वर सहित व्यंजन जब स्वर सहित व्यंजन से मिलता है तो क्या कहलाता है। स्वर सहित व्यंजन जब स्वर सहित व्यंजन से मिलता है तो क्या कहलाता है, संयुक्ताक्षर कहलाता है। कौन से व्यंजन नासिक द्वारा उच्चारित होते हैं, कौन से व्यंजन है जो नासिक द्वारा उच्चारित होते हैं, ने। ठीक है, निम्न में से विशेषण किस अवस्था में है। यहाँ पर देखना है कि यह करेला कड़वा है, किस अवस्था में है, ये इसमें देखना है कि यह करेला कड़वा है तो ये मूलावस्था में है। तुलसीदास जी द्वारा रचित प्रसिद्ध महाकाव्य का क्या नाम है। तो तुलसीदास जी द्वारा रचित महाकाव्य रामचरित्र मानस, ये सभी को इसमें पता भी होगा। आगे चलते हैं। रंगभूमि, देखिए रंगभूमि किसकी प्रसिद्ध लेखक द्वारा उपन्यास है। रंगभूमि जो है किसका उपन्यास है, ये प्रेमचंद्र जी का उपन्यास है, ये पिछले पेपर में भी आया था। ठीक है, अब इसमें बताना है सही विकल्प। अवगुण शब्द में उपसर्ग है, अवगुण शब्द में कौन सा उपसर्ग है, अवगुण शब्द में उपसर्ग है अव, जो कि अव प्लस गुण। इसमें एक शब्द दिए गए, शब्द का सही तद्भव रूप बताना है। ग्राम, ग्राम का तद्भव रूप बताना है, इसमें ग्राम का तद्भव रूप हो जाएगा गांव। ठीक है, 146, इसमें बताना है कि प्रत्यय से नहीं बना कौन सा, जो इसमें है प्रत्यय से नहीं बना। तो लालिमा, टुकड़ी, शक्तिमान, सफल। तो लालिमा हो जाएगा जो प्रत्यय से नहीं बना। विपरीत अर्थ बताना है। बंधन का विपरीत अर्थ हो जाएगा मुक्त, यानी कि बंधन किसी चीज में बंध जाना और मुक्त किसी चीज से मुक्ति लेना। 148वां हो जाएगा। देखिए 148वां है, यहाँ पर बताना है सही संधि विच्छेद बताना है सूक्ति का, और ये इसके ऑप्शन है। तो सूक्ति का जो सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, ये हमें इसमें बताना है। तो सूक्ति का सही संधि विच्छेद ये हो जाएगा सु प्लस उक्ति। 149 सेकंड लास्ट क्वेश्चन, इसमें विच्छेद वाला विकल्प बताना है धर्मात्मा का, धर्म प्लस आत्मा, ऑप्शन नंबर बी। लास्ट क्वेश्चन है 150वां क्वेश्चन है आज के पेपर का। तो इसमें कौशल का समान अर्थ वाला शब्द बताना है। तो कौशल का समान अर्थ वाला शब्द होता है दक्षता। तो दोस्तों 150 के 150 क्वेश्चन ये पूरे हो चुके हैं। आप कमेंट में बताइएगा आपको जो कैसे लगे, आपकी तैयारी का लेवल भी इसमें पता चल गया होगा। और जो आगे मैं लाइव भी जो कराऊंगा, लाइव क्वेश्चन कराऊंगा आपसे, उनका जो आंसर पूछूंगा, ठीक है, कमेंट में, तो आपसे लाइव भी कराऊंगा। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना, काफ़ी टाइम जो वीडियो में लगा है। धन्यवाद।